ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ पंजीरी लग गई है। जुल्फे संवारने की अदा। मेरे साहिब मेरे साहिब मुझे जोरदार नजर आते हैं। चलता हूँ कि मेरे साहिब हैं और भी दुनिया में शहर, पर तेरी अलग बिसात लखनऊ है। और भी दुनिया में शहर, पर न जाने अपनी जिंदगी में कब आएगी बेफिक्री। लिखा था कि यूं ही सोचते सोचते आज के समाज के इन सफेद पोश लोगों के प्रति पल रही वितृष्णा ने सिर उठाया तो लेखनी चल पड़ी। छोड़ कर कैसे जिए हम आपको, छोड़कर कैसे जिए हम आपको, कि चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव की घोषणा हुई, मंत्रियों की मंत्रणा हुई। जी, छिड़ गया था युद्ध जब रंग का बदरंग का। देख पड़ोस को जलने हंसने वालों, उस जैसा घर आपका है कि मुझे खरीदने मेरा रकीब आया है। मुझे खरीदने मेरा रकीब आया है। हैं हम लोग सभ्य एवं स्वतंत्र समाज के अंग, हैं हम लोग सभ्य एवं स्वतंत्र समाज के अंग। हम लोग हमारी पूरी टीम अल्फाज हमारे के हम सभी एक बार फिर से आज बहुत संख्या, और आज संख्या भी ज्यादा है और 5-6 लोगों के साथ हम लोग फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। और चलते चलते हम लोग अल्फाज हमारे के एपिसोड नंबर 12 तक पहुंच गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस सीजन में कम से कम 25 एपिसोड तो करेंगे, और 25 एपिसोड के बाद फिर सीजन 2 स्टार्ट होगा। टुकड़ों में बांट के रखेंगे हम लोग, ताकि हमारे लिखने पढ़ने का स्टॉक लगातार बढ़ता रहे और नई नई चीजें सामने आती रहे। क्योंकि लगातार अगर हम करते रहेंगे तो फिर स्टॉक घटता जाएगा। तो मुझे बेहद खुशी है कि हम सभी जुड़ पाए हैं। और अल्फाज हमारे के एपिसोड 12 को स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा चावला सर को। चावला सर, आपको सुने हुए हमें 3-4 हफ्तों से ज्यादा हो गया है, तो मैं आपको पूरी श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूँ। आइए और आप अपनी कविता में सुनाइए, तरन्नुम में सुनाइए, ताकि सुनकर मजा आ जाए और इस एपिसोड की स्टार्ट एकदम धमाकेदार हो जाए। आइए सर। धन्यवाद, आपके निमंत्रण का धन्यवाद। मेरी खुश नसीबी है कि आप शुरुआत मेरे से कर रहे हैं। मैं जितने भी मेरे सहयोगी बैठे हैं, साथी बैठे हैं, उनसे एक अनुमति लेना चाहूंगा। दरअसल क्या है कि इत्तेफाक से शायद पिछली 2 बार मैं आपसे मिल नहीं पाया, और जो पिछली बार थी जब हमारी आपकी बातचीत हुई थी, तो उस वक्त जो रचना मैंने लिखी थी वो मैंने अपनी उस बेटी के लिए लिखी थी जो हमको छोड़कर चली गई थी, जिसको मैंने चिट्ठी लिखी थी एक। और पिछली बार जो मैंने रचना पढ़नी थी, क्योंकि मेरी दूसरी बिटिया की शादी हुई थी 14 अप्रैल को, तो एक उसके लिए भी लिखी थी। अब या तो उस पुरानी वाली को पकड़ के चले, 14 अप्रैल पे जो सुनानी थी वो है पंजाबी में, और दूसरी जो आज के लिए लिखी थी वो है हिंदी में। अब दोनों का जैसे आपका आदेश होगा मैं वैसे आगे चल पड़ूंगा। सर आप आरंभ कीजिए, आपकी दोनों कविताएं हम सुनना चाहेंगे। आप आरंभ कीजिए, एक एक करके आरंभ कीजिए सर। ओके, तो फिर पीछे वाली जो थी उसको पहले ले लेते, उसको ज्यादा डिले नहीं करते। अभी आप सभी परिचित हैं, जब कभी कोई, पंजाबी में कहते हैं पंजीरी लगाना, एक पौधे को दूसरी जगह उखाड़ के लगा देना, उसकी पुरानी मिट्टी से निकाल के नई जगह रोप देते हैं उसको, तो उसको पंजीरी लगाना कह देते हैं। तो ऐसे ही ख्याल आया दिल में कि ये बेटियां भी तो इसी तरीके से होती हैं, एक घर में पलती हैं, बढ़ती हैं, संस्कार लेती हैं,
और उनको दूसरी मिट्टी में जाके रोपना पड़ता है। और इस आशा से, इस विश्वास से और इस प्रार्थना से वहां रोपा जाता है कि वहां पर भी इसकी जड़ें मजबूत हो, फले फूले और अच्छे फल दे, जिसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फर्टिलिटी लड़की में अगर हो ना तो अगले घर में भी वो प्रफुल्लता रहती है। तो इन्हीं भावनाओं को लेके लिखा था कि एक घर से दूसरे घर में जाने में पौधे की भावना कुछ और होती है, जो भेजते हैं उनकी भावनाएं स्नेह कुछ और होता है, जो उसको एक्सेप्ट करते हैं उनकी भावनाएं कुछ और होती हैं। लेकिन जो समाज है उसके लिए तो बस पौधा रोप दिया, लेकिन उस पौधा रोपने में उस माली ने कितनी मेहनत की है, उस लैंड ने कितना एक्सेप्टेंस दिखाई है अपनी, वो किसी को नहीं दिखता। उसको दिखता है कि बस पौधा रोप दिया है, बस पंजीरी लगा दी है। तो इसी बात को मैंने कोशिश किया बताने की। पुट के बूटा एक मिट्टी चों दूजी मिट्टी विच लगा दिता, पुट के बूटा एक मिट्टी चों दूजी मिट्टी विच लगा दिता ते कह दिता लो पंजीरी लग गई है। ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਿੱਕ ਚੋਂ ਟੋਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੋਟਾ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਏ ਸਦਕਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ ਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਬਸ ਪੰਜੀਰੀ ਲੱਗ गई। अपने जिगर के टुकड़े को उसने दिया है और जिसने रिसीव किया, एक्सेप्ट किया है खुले दिल से, उन दोनों की भावनाएं अपनी जगह हैं। लेकिन लोगों के लिए ठीक है जी, शादी बहुत बढ़िया हो गई थी। उन्हें हिक चो टोटा कढ़िया सी ते एने भी पत रख लई है, पर लोकां दे भाणे ते बस पंजीरी लग गई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਖੁੱਸਿਆ ਖੁੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਖੁੱਸਿਆ ਖੁੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਏ। ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਵਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਬਰ ਦਾ ਫਾਹਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਲਾਰ ਤੇ ਮਾਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਤ, ਸਤ, ਗੁਣ, ਗਿਆਨ, ਅਮਲ ਤੇ ਬੋਧ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਬੂਟਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੋਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਨੇ ਹੈ ਗੁਦਗੁਦਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਮਾਲੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਘੋਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਜੜਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਨਵੀਂ ਧਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਆਖੇ ਕਿ ਵਾਹ ਕਿਆ ਪੰਜੀਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਣ, ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟੇ ਵਸਣ। ਪਰ ਸੁਣ ਬੂਟਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਤ, ਸਤ, ਗੁਣ, ਗਿਆਨ, ਅਮਲ ਤੇ ਬੋਧ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਿੱਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਵੀਂ ਤੇ ਹਿੱਕ ਚੋਂ ਟੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜੀਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਨਿਭਾ ਦੇਵੀਂ। ਮੁਫਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ बाप अपनी बेटी ਨੂੰ, चाहे उसको दहेज कह लो, प्यार कह लो, आशीर्वाद कह लो, मुफलिस दे कोल की है तेनू देन दे लई सिवाय दुआवां दे। रब्बा मेहर करी, मेहर करी, अर्श तो फर्श तो पाड़ के अंबर नाल मेरियां सदावां दे। कुछ थोड़ नहीं तेरे घर ते ना कोई थोड़ पै जासी, एक किनका अपनी मेहर दा दे ते लाडो मेरी भी सुखी रह जासी। थैंक यू। बहुत खूब। बहुत अच्छा।
बेटी का वही बहुत अच्छा सीख देकर भेजे ससुराल और टच बस गई, बहुत अच्छा लगा। एक दो शब्दों को छोड़कर बाकी मैं लगभग सभी कुछ समझ गया। और बहुत ही उम्दा कविता रही सर आपकी। और हर स्टेज को आपने बखूबी बयां किया है, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बड़ा मजा आया। चावला जी में मुझे सरदार पूर्ण सिंह नजर आते हैं। मैं पता नहीं क्यों, मैं बहुत दिनों से कहना चाह रहा था कि जब भी मैं इनको सुनता हूँ या मैं देखता हूँ, मुझे सरदार पूर्ण सिंह की नजर याद आ जाते हैं। हाँ, अब मैं उस सरदार मोहन सिंह व्यक्तित्व जी। से- हाँ जी। मैं उस व्यक्तित्व सरदार से मोहन परिचित पंजाबी सिंह। भाषा बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है सुनने हाँ जी। मैं मैं उस व्यक्तित्व से परिचित नहीं हूँ। अब मैं गूगल में सर्च करूंगा कौन है, फिर मैं इसके बारे में कमेंट करूंगा। क्या बात कर रहे हो यार, अमन बहुत फेमस आदमी है। अभी अमन और जी से बताया था, हाँ, मैंने अभी अमन जी से बताया था कि शायद मेरे को सुनने में कुछ दिक्कत होगी मेरे मोबाइल में। अगर आपको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है तो अच्छी बात है। हाँ ये सर, आप अनोखी नहीं मुझे जो आप बात कर रहे हैं आप आप आपकी मेरी आवाज दाढ़ी के बिल्कुल बारे में स्पष्ट तो नहीं है। कर रहे? नहीं नहीं किस लिए मोहन सिंह जी की याद कैसे आ रही है? नहीं। नहीं नहीं नहीं, बताइए, हाँ चावला जी जी। सर, बताइए बताइए, कैसे याद आ चावला जी, एक एक कवि हैं पंजाबी, बहुत पुराने उपन्यासकार कवि, सरदार अच्छा। पूर्ण सिंह। हाँ जी। सरदार पूर्ण सिंह। जी जी जी। अब मुझे आप अच्छा, में उनको याद उनकी छवि किया। नजर आती है। ये आपका बड़प्पन है जी, नहीं अगर नहीं नहीं आप सर, ऐसी मेरा, बातें सोचते हो। मैं तो बहुत छोटा हूँ। और आप जिस जो जो आपने जो अभी, मैंने तो वो सिंह मैं, का नाम सुना तो ऐसा लगा इसकी जिक्र हो रही है, तो मैंने नहीं कहा नहीं नहीं नहीं, आपसे अपने विचार और साझे कर लूं मैं। मेरा पंजाबियों से, सर मेरा पंजाबियों से बहुत क्लोज का नाता है। मेरी एक सिस्टर है जो पंजाबी में उनकी शादी हुई है। मेरी भांजी है, उसकी पंजाबी में शादी हुई है। तो तो मुझे पंजाबी थोड़ी बहुत जैसे समझ में आज आती है, तो बट बात रह गया है। जिस तरह आप लिखते हो वो थोड़े कोई सर से ऊपर निकल जा रहे हैं कुछ वर्ड्स, बट इतना समझ में आ रहा है कि आपका जो भाव है वो बहुत ही लड़कियों के लिए, जो पिछली कविता भी थी और जो अभी आपने जो सुनाया, बहुत प्यारा था। मतलब दिल को छूने वाला है, मर्म चलो, अमन स्पर्शी। जी का आदेश अच्छा, होगा तो अभी तो हिंदी में भी चलेंगे। एक इसी इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, चूंकि चावला सर हमारे साथ बहुत दिनों के बाद जुड़ पाए हैं। हाँ दीदी, आप कुछ बोल रही है, बोलिए। आप म्यूट हो दीदी, आप म्यूट हो। दीदी आप म्यूट हो। हाँ बोलिए दीदी। सर आपकी कविता ने बहुत ही खूबसूरती से गढ़ा है, एक लड़की की विदाई से लेके हाँ, उसके वहां पे रचने बसने तक की पूरी कथा आपने अपनी कविता में कही है। बहुत ही खूबसूरत आपकी कविता रही है, बहुत ही खूबसूरत। पंजाबी मेरे को आती है, आपका काफी स्नेह, हद तक आती है, और नहीं भावना, इसके समझ में भी आ जाती है भावना पूरी। तो पूरा ही पंजाबी समझ रीजन में में ही आने रही हूँ। लगता आपका स्नेह, आपका स्नेह। है। तो इसको वैसे थोड़ा सा इत्तेफाक की और, बात है कि इस शुरुआत के अंदर बात करते करते एक और जो भावनाएं दिल में चल रही हैं, क्योंकि हम एक जैसे हमारा एक समूह है आपका सबका हमारा, तो उससे साझा करने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज भी नहीं है। जी। नहीं नहीं, बहुत नहीं नहीं, अच्छा। बढ़िया। आज बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था आज कि है 19 अप्रैल। मैं ये कह रहा था कि उन्नीस चावला अप्रैल है सर ना हम जी आज। जी। मैं ये कह रहा था कि चावला सर और हमारे साथ बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, और उन्होंने पहले ही कहा है कि उनको दो कविताएं सुनानी है। तो एक कविता हम सुन चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन कविता। चावला सर, आप प्लीज अपनी दूसरी कविता शुरू करिए। हम सब वेट कर रहे हैं आपकी दूसरी कविता का। चलो, और हमारे हरी साथ इच्छा। दीपक सर जुड़ चुके हैं। दीपक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। और आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको स्पॉटलाइट में ले सकूं। सभी लोगों को नमस्कार। वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम मेरे हमेशा होती है, कई बार शट डाउन करना पड़ता है, तब होती है। कोई बात नहीं सर, हम मैं वेट कोशिश कर कर, लेंगे आपका। हम वेट कर रहे हैं सर आपका, लगा जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक हम आपको अचीवमेंट जाने कैसे नहीं करता देंगे हूँ। सर। जब तक आप जुड़ नहीं पाएंगे हम आपको जाने नहीं देंगे सर, वेट कर रहे हैं आपका। चालो सर नहीं नहीं, मैं प्लीज तो आप आगे अपनी हूँ, आज कहाँ जाऊंगा। चालो सर प्लीज आप तो अपनी दूसरी मैं कविता शुरू शुरू करिए। करूं। ख्याल, हालांकि आज दिन तो इसको पढ़ने का नहीं था, और जब पढ़ते थे तो तरन्नुम में पढ़ते थे इसको, लेकिन आज मैं उस लिहाज से नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर आप मुस्काना तरन्नुम तेरा। में सुनाए तो चावला साहब बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप आज तरन्नुम में आज सुनाएंगे तो हम आज तरन्नुम ना में। आज आज दिल, मैंने पहले कहा कुछ साझा करूं मैं, तो अभी हाँ हाँ शुरुआत जी। में कैसे आपके मन भारी ना हो जाए, तो ठीक। वो अंत में साझा करेंगे। ठीक है।
जैसी आपकी इच्छा। मुस्काना तेरा, वो शर्माना तेरा, वो कभी कभी बहक जाना तेरा, याद है, मुझे याद है। हालांकि आनंद मुझे भी नहीं आ रहा इस तरह पढ़ने। जुल्फे संवारने की अदा, जुल्फे संवारने की अदा, तेरी गर्दन झुकाने की अदा, नीची पलकों से मुझे देख के नजरें चुराने की अदा, याद है, मुझे याद है, याद है, मुझे याद है। दूर होते होते करीब आना तेरा, दूर होते होते करीब आना तेरा, पास आते आते छिटक जाना तेरा, दे के आवाज मुझे छिप जाना तेरा, याद है, मुझे याद है। वो हसी महक भरी शाम थी, तेरे लब बने हुए जाम थे, मेरी सांस में तेरी सांस थी, मुझे याद है, वो समा सनम, मेरे हाथ में तेरा हाथ था, है कहाँ वो दिन तेरे साथ का, तुझे क्या हुआ ये बता जरा, ये बता जरा, के कहाँ है तू, मेरी क्या खता, ये बता जरा, जरा याद कर वो कसम सनम, वादा जन्म भर साथ का, तुझे हो ना हो मुझे याद है, तुझे हो ना हो मुझे याद है, याद है, मुझे याद है। भगवत इच्छा। मतलब क्या कहे, इसका कोई जवाब नहीं है। ये जो तरन्नुम है सर की, ये जो सर की पकड़ है ना, गजल में जो सर की पकड़ है, और हम तो लगातार यही सोचते हैं कि अरे, हम तो लगातार सोचते हैं यही है कि काश कि इनके कुछ दूर तक पहुंच सके, जहां सर पहुंचे वहां तक थोड़ा सा भी सफर पूरा कर सके तो बहुत बड़ी बात है। सर बहुत उम्दा, उम्दा बिल्कुल शायद बिल्कुल। बहुत उम्दा गजल है आपकी। ऐसे मेरी लिखी हुई कुछ एक लाइनें हैं मेरी लिखी हुई जो अलग अलग समय पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों को पसंद आई हैं, तो उससे थोड़ा सा कभी कभी लालच आ जाता है, कुछ ऐसा संयोग बने कि कुछ रचनाओं में संगीत आके अगर, आजकल तो जमाना यूट्यूब का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का इतना है। सर अभी आप जैसे ना पिछली बार रिकॉर्ड मैंने करके, कहा था, सर आप ना रिकॉर्ड करके भेज दो, मैं उसको उसमें म्यूजिक कंपोज करके डाल दूंगा। आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड भगवत करके इच्छा भेज दो। बनाएंगे प्रोग्राम। बेहद खूबसूरत गजल।
बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम से आपने सुनाया, बहुत ही सुंदर। चावला जी, आपको बहुत 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 बधाई। मतलब इतना अच्छा आपने सुनाया है। इस अवस्था में भी आपने वो तरन्नुम का जो जो आपने पकड़ा है वो जो बहुत पकड़ है शानदार वो है। तो वो गजब की आपका पकड़ है। क्योंकि इसमें ना मतलब असल में क्या अभी मैं स्पीकर को देखते हुए गलत बोल गया। अगर मैं इसको अपने रिदम में चलता हूँ ना, तो ये हाँ शुरुआत में अमन जी समझेंगे कि शुरुआत में ना बड़ा जैसे खोया हुआ इंसान होता है ना, कि याद है, मुझे याद है। फिर याद है, धीरे मुझे धीरे याद है। स्टेप बाय स्टेप चलता है, और अंत में आता है वो कहता है कि जब तुझे याद हो ना हो, मुझे याद है। वहां पे मुझे जो याद एकदम से क्रैश होता टूटते जैसे, हाँ हाँ उसके हाँ। बाद एकदम साइलेंस आती है। दैट इज द क्लाइमैक्स बेसिकली। और वो करेक्ट। प्रेजेंटेशन का सारा मसला है। तो कभी हाँ। संयोग बनेगा तो होगा। सहयोग तो बन जाएगा सर, आप धन्यवाद, रिकॉर्ड करके बहुत बहुत भेजो, मैं कर धन्यवाद आप दूंगा लोगों सर। का। आप अपनी मधुर वाणी में बहुत रिकॉर्ड करके भेजो, बाकी का मैं कर दूंगा सर, कोई तकलीफ नहीं। बाकी बहुत बहुत जी जनाब, पद्मा जी मैडम जनाब, कुछ बोलना धन्यवाद। चाहती है। चावला साहब, सर बहुत बहुत सत सत नमन है आपको। इस उम्र में बहुत अच्छे से तरन्नुम से अरे गाना, और अरे एक एक मेरे चीज मेरे को मेरे पकड़ अरे इतनी मेरे मेरे अच्छी है कि क्या बताए। बहुत से सीखना है आपसे हम लोग को। हाँ, मुझको तो सीखना है सर बिल्कुल सही कभी। बोला। सब प्रभु कृपा, सर सब प्रभु कृपा है, आप ना शागिर्द बना लो मुझको सर। मुझको बहुत जरूरत है किसी अच्छे सब प्रभु गुरु कृपा है। की। थैंकफुल टू हिम, थैंकफुल टू हिम। जी जनाब। अब हाँ अमन जी तो किसको सुनवा रहे हैं हमारे को? इतने गजब की दो बैक टू बैक कविता, एक कविता और एक गजल सुनने के बाद माहौल बिल्कुल बनसा गया है। और इस माहौल को मैं थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ और अपने ऐसे दूसरे मेंबर को इनवाइट करता हूँ जिनकी पकड़, उनकी भी पकड़ गजल में बहुत मजबूत है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। और चूंकि वो भाई साहब भी हमारे साथ करीबन 2-3 हफ्तों के बाद जुड़े हैं, तो आलोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस जो ये जो स्पार्क उठा आपको है, मार गया हुआ है? ये जो लेवल बना है, आप इसको और थोड़ा ऊपर लेके जाइए और एक जबरदस्त गजल सुनाइए सर। माहौल बना है, प्लीज चलिए आपका सर, स्वागत है आप सर। आपके आपके आदेशानुसार और इसी क्रम को ना तोड़ते हुए, ये जो अभी जो गजल का जो चावला साहब ने जो समा बांधा है, अब मैं थोड़ा आज आज कोई मोटिवेशनल गजल ना गाकर एक एक रोमांटिक कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा। बहुत कम लिखता हूँ, बट जितना भी लिखता हूँ अ, एक उसमें से बन गई तो आप लोगों के समक्ष रखता हूँ कि मेरे साहिब मेरे साहिब मुझे जोरदार नजर आते हैं। मेरे साहिब मुझे जोरदार नजर आते हैं। जिधर देखूं उन्हें वो लगातार नजर आते हैं। जिधर देखूं उन्हें बहुत वो सुंदर है, लगातार बहुत नजर सुंदर। आते हैं। कभी कभी ख्वाबों कभी दिल की हरारत में मिले। कभी ख्वाबों कभी दिल की हरारत में मिले। हर जगह मेरे वही राजदार नजर आते हैं। मेरे साहिब मुझे जोरदार नजर आते हैं। जिधर देखूं उन्हें वो लगातार नजर आते हैं। और बात कहनी हो अगर बात कहनी हो अगर पर होंठ हिलते भी नहीं। बात कहनी हो मगर पर होंठ हिलते भी नहीं। फिर भी आंखों से बड़े आस्कार नजर आते हैं। फिर भी आंखों से बड़े आस्कार नजर आते हैं। मेरे साहिब मुझे जोरदार नजर आते हैं। जिधर देखूं उन्हें वो लगातार नजर आते हैं। उनकी यादों का है असर एक उजाले की तरह। उनकी यादों का है असर एक उजाले की तरह। पर मेरी तरह वो भी बेकरार नजर आते हैं। मेरे साहिब मुझे जोरदार नजर आते हैं। जिधर देखूं उन्हें वो लगातार नजर आते हैं। मैंने चाहा था कभी खुद से जुदा हो जाऊं। मैंने चाहा था कभी खुद से जुदा हो जाऊं। पर मेरी राहों में वो हर बार नजर आते हैं। मैंने चाहा था कभी खुद से जुदा हो जाऊं। पर मेरी राहों में वो हर बार नजर आते हैं। मेरे साहिब मुझे जोरदार नजर आते हैं। जिधर देखूं लगातार नजर आते हैं। और लास्ट का कुछ इस तरीके का लिखा है कि दिल की वीरान गली में जो उजाला कर दे। दिल की वीरान गली में जो उजाला कर दे। मेरी उम्मीदों के चरागों के हकदार नजर आते हैं। दिल की वीरान गली में जो उजाला कर दे। मेरी उम्मीदों के चरागों के हकदार नजर आते हैं। मेरे साहिब मुझे जोरदार नजर आते हैं। जिधर देखूं वो लगातार नजर आते हैं। और हर तसव्वुर में मेरे हर एहसास की गहराई में हर तसव्वुर में मेरे हर एहसास की गहराई में
हर एक अशआर में वो दिलदार नजर आते हैं, हर एक अशआर में वो दिलदार नजर आते हैं। और लास्ट की दो लाइन पे तवज्जो चाहूंगा कि सोचा कि भुला दूं उन्हें अपने दिल से, लेकिन सोचा कि भुला दूं उन्हें अपने दिल से, लेकिन आईना देखता हूं तो बार बार नजर आते हैं, आईना देखता हूं वाह तो बार बार नजर आते वाह। हैं। मेरे साहिब मुझे जोरदार नजर आते हैं, जिधर देखूं वो लगातार नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी झांक के देखो दिल में अपने, कभी झांक के देखो दिल में अपने, वो वही है जो तुम्हें याद नजर आते हैं। तो यार नजर आते हैं। बहुत तो ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा सर। मजा आ गया, बहुत तो बहुत मजा आ चावला खूबसूरत। तो जी जी चावला आनंद जी। साहब के जो जो लास्ट की जो गजल थी, मैंने बस उसी तरन्नुम को पकड़ के ये दिमाग में आ गया तो मैंने कहा सुना देता हूँ। गया। बहुत 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 मजेदार। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रहा सर जी। थैंक बेहद यू। खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। अब हम लोग तो निःशब्द हो गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। अच्छा, तो धन्यवाद पद्मा जी। आप इस सेशन में अभी 7 मिनट ही बाकी है। और बतौर सजा आलोक सर को एक कविता और सुनाने की दी जाती है, और अगले सेशन में हम लोग फिर जुड़ेंगे। तो फिर अपने अगले सदस्यों के पास एक एक करके चलते फिरेंगे। तो आलोक सर, क्योंकि आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते से नहीं मिले हैं, तो एक कविता आपकी तरफ से और हो जाए, और उसके साथ ही इस सेशन का समापन होगा, फिर हम अगले सेशन में जुड़ेंगे। सभी से अनुरोध है कि चलिए सभी जुड़े रहें। सभी जुड़ेंगे हम लोग वापस चलिए, फटाफट करके। आपको आपके आदेश पे फिर मैं एक अपने लखनऊ की कुछ तारीफ कहना चाहूंगा। तो आप लोगों सबको मैं लखनऊ की तरफ ले चलता हूँ कि है और भी दुनिया में शहर, पर तेरी अलग बिसात लखनऊ। है और भी दुनिया में शहर, पर तेरी अलग बिसात लखनऊ। दिल दिमाग पर कुछ इस कदर छासा गया है लखनऊ। दिल दिमाग पर कुछ इस कदर छासा गया है शहर लखनऊ। और गलियां हूँ नक्खास की या फिर अमीनाबाद की। जो लखनऊ को बहुत जानते होंगे तो वो इन सब गलियों से या इन जगहों से परिचित होंगे। तो उन सबको समेटने की कोशिश की है कि गलियां हो नक्खास की या फिर अमीनाबाद की। हर एक गल हर एक तंग गली में जनाब, हर एक तंग गली में जनाब दिख जाएगा तुझे ए लखनऊ। हर एक तंग गली में जनाब दिख जाएगा तुझे ए लखनऊ। कि बाजारों की रौनक हो या वीरान पड़ी इमारतें, बाजारों की रौनक हो या वीरान पड़ी इमारतें, सूरत हाल कुछ भी हो मुस्कुराता मिलेगा तुझे ये लखनऊ। मुस्कुराता मिलेगा तुझे ये लखनऊ। कि टुंडे का हो कबाब या प्रकाश की हो कुल्फी, हाँ हाँ हाँ। टुंडे का हो कबाब या प्रकाश की हो कुल्फी। जुआ पे चढ़ जाएगा तेरे हर जायका ए लखनऊ। जुआ पे चढ़ जाएगा तेरे हर जायका ए लखनऊ। और रेशमी साड़ी हो या फिर चिकनकारी हो कुर्तों की, रेशमी साड़ी हो या फिर चिकनकारी हो कुर्तों की। एक बार आजमा ली तो बस जाएगा तन पे लखनऊ। एक बार आजमा ली तो बस जाएगा तन पे लखनऊ। और हुसैनाबाद की जुमा मस्जिद हो, हुसैनाबाद की जुमा मस्जिद हो या हनुमान सेतु का हो मंदिर। हुसैनाबाद की जुमा मस्जिद हो या हनुमान सेतु का हो मंदिर। सिर कहीं भी झुकाओ अपना दिख जाएगा तुझमें खुदाए लखनऊ। दिख जाएगा तुझे खुदाए लखनऊ। और हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, धर्म और भी हैं बसते। हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, धर्म और भी हैं बसते। गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ, कौमी एका की मिसाल लखनऊ। गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ, कौमी एका की मिसाल लखनऊ। और मीर का शहर कहो इसे या बिस्मिल का कहो नगर, मीर का शहर कहो इसे या बिस्मिल का कहो नगर। कूचे कूचे में बसा था हुनर, बदस्तूर आज भी छिपाए लखनऊ। कूचे कूचे में बसा था ये हुनर, बदस्तूर आज भी छिपाए लखनऊ। और मेरी विडंबना यह है कि मैं सारे शहर की अगर कल्पना भी करूं तो अब क्या जवाब दूं मैं तेरे इस सवाल का। अब क्या जवाब दूं मैं तेरे इस सवाल का कि है कौन सा शहर लाजवाब। जुबां पर एक ही नाम लखनऊ, जुबां पर एक ही नाम और लखनऊ। और इस शहर की जो जो वातावरण है या जो भी मैं पला बड़ा या जितना भी मैं देखा हूं, तो अंत में मैं वो पंक्तियों से इस कविता का समापन करूंगा कि आबो हवा के इस शहर की आबो हवा के हम पर इतने साए हैं। मुफलिसी में भी हमने यहाँ क्या खूब जश्न मनाए हैं। अदब व तहजीब के संग
दौड़ेगा जब तलक रगों में खूं, अदब व तहजीब के संग दौड़ेगा जब तलक रगों में खूं, और कोई भी तेरी हस्ती मिटा सकता नहीं है लखनऊ, कोई भी तेरी हस्ती मिटा सकता नहीं है लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत खूबसूरत गजब, बहुत बहुत गजब। सुंदर, बहुत सुंदर सर। आप एक गजल से होके बेहद बहुत सुंदर है। खूबसूरत गजलों वर्णन, तक का सफर कर बेहद लिया। खूबसूरत वो वर्णन लखनऊ शहर का। जैसे बताए, एक बहुत एक सुंदर मैं लाइन। एक मुझे भी बात पसंद आई थी लखनऊ की, कि जुबा पर जो लग जाए तो स्वाद जाता नहीं भोर में, जुबा पर जो लग जाए स्वाद जाता नहीं कि भोर में, ओस में बने मक्खन की बात सर्दियों में निराली है। आहा, वहीं पर देखा हाँ, था मक्खन, ओस में जो मक्खन बनाते हैं उसकी बात बहुत निराली है। तो हाँ काफी जी, अच्छा शहर है, बहुत खूबसूरत। तो लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लखनऊ में 2 बार घूमा हुआ हूँ, लेकिन सिर्फ 2 ही बार घूमा लखनऊ में हूँ। 5 साल रही हुई हूँ, मेरा पोस्टिंग था वहां पर। तो 2 ही बार घुमा हुआ हूँ। एक बार और लखनऊ की सैर करनी पड़ेगी मुझको हम लगता है। लोग जी चेन्नई में रह के लखनऊ को मिस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। सर बहुत मिस मैं करते भी हैं गाजियाबाद में बहुत। रह के कानपुर लखनऊ को मिस कर रहा हूँ। मैं अरे भी दीपक जी बहुत। कानपुर का ही हूँ, लखनऊ के सारे एक बार लोग हमारा हैं। काफिला लखनऊ में ही बैठे और सबके सब लखनऊ में बिल्कुल। मिले, और लखनऊ का गुणगान करे लखनऊ में बैठ के। मजा मैं आ तो जाए, बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जब यहाँ से मेरा ट्रांसफर कार्यकाल हो खत्म जाए। हो और मैं सीधा जाके बस जाऊं। चलिए, बहुत बहुत खूबसूरत, एक से एक बढ़कर एक गजल बैक टू बैक सुनते हुए, और माहौल बना हुआ है, इस माहौल को और बनाए रखना है। चूंकि इस सेशन में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि मैं ये सेशन यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और सबके सब 5 मिनट का, मैंने जितनी जल्दी हो सके, 5 मिनट बहुत ज्यादा है, मैं ये सेशन खत्म कर रहा हूँ, और आप लोग फटाफट कोई फटाफट प्रॉपर से जुड़िए, है, फटाफट फटाफट कोई जुड़िए। प्रॉपर लखनऊ से है यहाँ पर? प्रॉपर हाँ, लखनऊ सर, लखनऊ में इस 5 क्योंकि साल आपने रही हूँ। मैं लखनऊ हूंगा की सर। बात करके मुझको मेरा टाइम याद करवा दिया। वहां हाँ, पर एक एड्रेस है, 17 नंबर शायद मकान होगा, खाकान मंजिल, वजीरगंज। सर बिल्कुल 17 नक्खास के बगल में ही है। खाकान हाँ, मंजिल, वजीरगंज। तो वहां पे एक पुराना। चक्कर लगा के आना चाहता हूं मैं। आइए। एक बार गया था, दो बार गया था लखनऊ में। एक बार तो किसी ऑडिटोरियम में कोई ड्रामा हो रहा था ताश के पत्तों में, हमको भी कुछ करने का मौका मिला था, स्टेज पे गए थे। और या दूसरी तो बार गए थे इंद्रालय किसी होगा या पार्टी गन्ना के स्टेज संस्थान पे, होगा। तो इमाम बाड़ा देख के आ गए थे, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। ये सब लेकिन मैं घुमा हूँ। दोनों बार मैं वजीरगंज नहीं जा पाया। वहां पर एक लड़की रहा करती थी, अंजनी आहा, मीरा। आहा, हा, तब तो सुनना है, ये नाम उसका कहानी था तो सुननी अंजनी मीरा। पड़ेगी, ये कहानी तो सुननी लेकिन पड़ेगी। उसकी मैंने शक्ल नहीं देखी आज तक। ये बातें हैं सन 68, 69, 70 की, जिन दिनों ना मोबाइल होते थे ना लैंडलाइन होते थे। प्रचलन था पेन फ्रेंडशिप, पत्र मित्रता। बस चिट्ठियां आती थी, चिट्ठियां जाती थी। फिर कब कैसे सिलसिला टूटा, अब आज पता नहीं कि तू कहाँ और मैं कहाँ, क्या पता लगता है। सही बात है, एक कविता फेसबुक लिखनी पे बोल पड़ेगी, तुम सकते हैं कहाँ आप। मैं कहाँ, तुम अभी कहाँ मैं कहाँ। फेसबुक में बहुत सारे पुराने भी मिल जाते हैं। अच्छा सर, ये सेशन खत्म होने जी, वाला है, आप लोग फटाफट फटाफट जुड़िएगा, मैं इसको एंड नहीं कर रहा क्योंकि 2-3 सेकंड के अंदर ये कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़ाता हूँ मैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सीधे कूच करता हूँ पद्मा दी की तरफ। दीदी, आपका स्वागत है, मंच पर आइए और अपनी कविता सुनाइए, और इसी तरह जोश बना रहे, और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुन रहे हैं, आपसे भी एक बहुत ही अच्छी कविता सुनेंगे हम। आइए दीदी। नमस्कार सभी को। मैं क्या अच्छे सुनाऊंगी, इन लोग का इतना तरन्नुम से सुना रहे हैं सबको कि मैं सोच रही हूँ कि सुनाऊं, क्या सुनाऊं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे मत कहो आप, दिल खोल के हम्म, बोलो, हाँ कुछ भी सुनाओ, हमको पसंद है। हाँ। आपका जो बेटी को सीख दिए, उस पर एक अपने माँ बाप का सीख का एक कविता लिखे थे वो, या फिर आजकल का? पहले आज वाला सुना देते हैं, जो इस टाइम पे मैं लिखी हूँ एक। स्वागत है, स्वागत है। बेफिक्री, अभी से रिलेटेड है। बेफिक्री, न जाने अपनी जिंदगी में कब आएगी बेफिक्री, न जाने अपनी जिंदगी में कब आएगी बेफिक्री, जब न कोई जागने का समय होगा, न
कार्य करने की जल्दी, जब न कोई जागने का समय होगा, न कोई कार्य करने की जल्दी। चलो यह काम कल कर लेते हैं, चलो यह काम कल कर लेंगे, अभी चाय की चुस्की का मजा लेते हैं। चलो यह काम कल कर लेंगे, अभी चाय की चुस्की का मजा लेती हूँ। बैठ दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर लेती हूँ, बैठ दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर लेती हूँ। पुराने पलों को फिर से जी लेती हूँ, पुराने पलों को फिर से जी लेती हूँ नए अंदाज। पुराने पलों को फिर से जी लेती हूँ नए अंदाज में। हवा के झोंके के साथ, हवा के झोंकों के साथ, फर्राटे से स्कूटी दोस्तों के साथ संग चलाने की ख्वाहिश को जी लेती हूँ जागते सपनों में। हवा के झोंकों के साथ, फर्राटे से स्कूटी दोस्तों के संग चलाने की ख्वाहिश को जी लेती हूँ जागते सपनों में। कभी गैस पे रखी दूध सब्जी की परवाह न कर, कभी गैस पे रखी दूध सब्जी की परवाह न कर। अपनी बालों की लटों को संवारती रहूं, अपनी बालों की लटों को संवारती रहूं। चेहरे पर आए झुर्रियों को हटाने का अनथक प्रयास करती रहूं, चेहरे पर आए झुर्रियों को हटाने का अनथक प्रयास करती रहूं। डर डर कर अब तक जो जिया है जिंदगी को, डर डर कर अब तक जो जिया है जिंदगी को, परिवार समाज की परवाह कर। डर डर कर अब तक जो जिया है जिंदगी को, परिवार समाज की परवाह कर। अब अपने समय को, अब अपने समय को अपनी कठपुतली बनाकर, अब अपने समय को अपनी कठपुतली बनाकर कुछ नए पैमाने को आजमाओ। अब अपने समय को कठपुतली बनाकर कुछ नए पैमाने को आजमाओ। जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का फंडा नई पीढ़ी से सीख जाओ, जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का फंडा नई पीढ़ी से सीख जाऊं। अपने हम उम्र की मिसाल बनकर, अपने हम उम्र की मिसाल बन पाऊं। पुराने गजलों की नई धुन पर अपने हृदय की धड़कनों को नचा पाऊं, पुराने गजलों की नई धुन पर अपने हृदय की धड़कनों को नचा पाऊं। बेफिक्री से जीने का अंदाज ही आधुनिक जीवन की खुशहाली का फलसफा है। बेफिक्री से जीने का अंदाज ही आधुनिक जीवन के खुशहाली का फलसफा है। उस पे अमल कर जाऊं, उस पे अमल कर जाऊं, शेष जिंदगी बेफिक्री से जी जाऊं, शेष जिंदगी बेफिक्री से जी जाऊं, शेष जिंदगी बेफिक्री से जी पाऊं। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत मैम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया कविता। जो जो बिल्कुल विवशता है उसको साफ झलकती है कि बिल्कुल आपका दिल जो तो वो पूरी दिल तो जिंदगी बहुत भागती करता है है, दिल मानवीय से छोटे अभिलाषा, चीजों मानवीय अभिलाषा किस प्रकार से जी क्या क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से आदमी सोच सकता है इस जीवन जिंदगी तो संघर्ष में, भागती जीवन ही के रही, संघर्ष स्कूल में। घर बच्चे सब कुछ। अब तक वो समय निकल गया मेरा। पद्मा जी, जी बिल्कुल, बहुत ही पद्मा जी एक्चुअली क्या सटीक और है, सही। हाँ जो पद्मा जी को फील हो रहा है वो एक समय पे सभी को फील होता है। ये त्रासदी है, ये जीवन भी है। जीवन आप सोचते हैं कल ऐसा करेंगे, कल ऐसा करेंगे, कल, और वो कल हाँ, कल नहीं आपको कभी आता है। पता आता नहीं नहीं, चलता है कब जाता है निकल। तो कभी आता हम नहीं। हमेशा सोचते हैं कि बेफिक्र कल हो जाएंगे, बट वो फिक्र जो है वो आपके आपके जैसे शर्ट पे एक टैग छिपा होता है कंपनी का, वो शर्ट फटने के साथ ही खत्म होता है, तो वो नहीं हट सकता। बेफिक्री नहीं हट आएगी जल्दी जब तक कि आप आज ही नहीं सोचते। तो एक आपने बड़ा अच्छा कविता का विषय दिया है। मैं भी कुछ कोशिश करूंगा इस पे लिखने की। बेफिक्री, खूबसूरत कविता बेफिक्र नहीं है। होगा। होना भी, जीवन की बेफिक्र होना भी एक सच्चाई फिक्र है, बन के हर रह जाती है। समय आदमी सोचता रहता है ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जिंदगी कब निकल जाता है, उम्र कब पार हो जाता है, पता ही नहीं एग्जैक्टली चलता यही मैं जब। भी कह रहा हूँ, यही मैं भी कह रहा हूँ। अब जैसे सही फॉर बात एग्जाम्पल कहीं कहीं घूमने का मन आप बना रहे हैं, आप हाँ, 1 दिन 2 दिन महीने 2 महीने कब 2 साल 10 साल निकल जाते पता नहीं चलता और आप रह जाते हैं।
चलिए बढ़िया बहुत अरे कविता, सर, बधाई हो। बहुत बहुत सर सही बात है। बहुत दूर कल किसका हुआ बहुत है, दूर जाने कब की जरूरत नहीं। बेफिक्री का आलम चाहिए पल दो पल के लिए, तो वो पल दो पल आज ही क्यों ना जी ले। सही, बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा कि ये थोड़ा सा सोचकर इसके लिए भी सोचना पड़ रहा है कि बेफिक्र हो जाए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सही ना बात। कि ये बेफिक्र होना भी ये तो हमारी फिक्र की बताएं कि फहरिस्त में ये शामिल पहले का होगी। हम लोग का लाइफ था कि नौकरी भी किए, घर भी संभाले बच्चे। अब का है कि लड़कियां जी रही हैं अपना भी जिंदगी, घर भी देख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो अपने आलोक लिए सर कुछ सोच कह रही रहे हैं। थे, आलोक सर। नहीं नहीं, मैं जो पद्मा जी ने बोला है कि, और दीपक जी ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला कि आदमी अपना ऐसे भेड़ चाल में चल रहा है कि जब जब कुछ अपने लिए करने की बारी आती है वो कभी नहीं हो पाता है। अच्छा कल कर लेंगे, चलो पहले ये कर लेते हैं, अच्छा वो कर लेंगे, अच्छा हम अपने लिए बाद में देख लेंगे, पहले बीवी के लिए देख ले, बच्चे के देख ले। ये सब इसी में भेड़ चाल में रहते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करती हैं। आज भी मैं जुड़ नहीं पाता अगर बच्चा मेरा ये नहीं बोलता कि पापा मुझे 1 घंटे का ब्रेक चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मैं सीधे चलता हूँ प्रियंका दीदी की तरफ। प्रियंका दीदी, आपको मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए कृपया मंच पर, आप और अपनी कविता सुनाइए। नमस्कार अल्फाज, हमारे मंच को मेरा नमन है, आप सभी को मेरा प्रणाम है। चावला प्रणाम। सर की बेहद खूबसूरत गजल और कविता सुनने के बाद, आलोक जी की गजल और कविता दोनों ही सुनने के बाद, और पद्मा जी की कविता सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या कहूँ। लेकिन जो मैंने आज एक पुरानी कविता ढूंढ के निकाली थी अपनी। ये मैंने लिखी थी 15 मई सन 1993 में, तो तब मैं अच्छा, पढ़ती होती। तो बिल्कुल ये सन स्वागत। कौन सा, वो 1990? कविता 1993 मैं क्लास 3 में था दीदी, बता दूं। मैं पढ़ रही थी। मैं एमसीए कर रही थी, ठीक है। स्वागत है, तो पढ़िए। उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, तो वो पढ़ के सुनाती हूँ। खैर वो नहीं पढ़ती, तो चलो मेरी ऐसे कविता ही। की ख्याल वाली जो तरन्नुम में जी, कोशिश की थी सुनाने के लिए, वो लिखी थी 1988 में। वाह। आज मैं 4 आज साल का था। क्लासिक क्लासिक पोइट्रीज का जमाना आ गया है आज। एनीवे, तो इसके लिए मैंने कुछ स्टार्टिंग में जो लिखा था कि यूं ही सोचते सोचते आज के समाज के इन सफेद पोश लोगों के प्रति पल रही वितृष्णा ने सिर उठाया तो लेखनी चल पड़ी। अपना सफर तय करने के उपरांत कैसी बन पड़ी है ये आप पर छोड़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है समाज। प्रसिद्धि पाने की चाहत किसे ना होगी। कुछ लोग नाम पाने के लिए गरीबों का खून चूसकर संचित किए हुए धन से कुछ अंश बांट देते हैं उन्हीं को। फिर उनका काम शेष नहीं रहता। काम करते हैं फिर उनके पिछलग्गू। नाम होता है, शोहरत मिलती है, पर किसी को साहस नहीं होता पूछने का कहां से आई इनके पास अतुलित दौलत। गरीबों की आह रह जाती है ठंडी ठंडी सांसें भरकर, और उनके नाम पर खुलते जाते स्कूल, अनाथालय, अस्पताल और नारी निकेतन। पर क्या वास्तव में भला होता है उनका जिनको जरूरत है मदद की, सहायता की। स्कूल में पढ़ते पूंजीवादियों के बच्चे, जिनको पता नहीं दरिद्रता क्या, अभाव क्या, क्योंकि चंदे की रसीद तो उनके पिता काटते और वो कार में बैठकर स्कूल जाते। कभी कभी कुछ चैरिटी शो भी हो जाते अनाथ बच्चों के लिए खुले अनाथालय के नाम पर, जहां अनाथ रहते, जिंदगी गुजारते, सड़ी सब्जियां, कंकड़ वाली रोटी, दाने दाने के लिए दाल में वो डुबकी लगाते। पल पल मरते यह रहकर घुटन भरी जिंदगी का एहसास सालता रहता। फिर सोचते भले थे इससे फुटपाथ पर। इन अनाथों का फिर होता एक अलग संसार, जहां ये आपस में समझते दुख दर्द, बांटते प्यार, देते सांत्वना, सोचते पढ़ाई में ही बड़े आगे। कभी किसी को कोई अपना बनाना आता, कभी किसी को कोई अपना बनाने आता। पहले तो बिछुड़ने के भय से ये रोते, पर फिर एक हर्ष की फुहार भिगो देती तन मन सबके, कि ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के फजलो करम से जिस तरह आई खुशी जिंदगी में इसकी, नरक की बेड़ियों से बंधक मुक्त हुआ आज से, कभी हम भी होंगे, कभी होगा हमारा भी एक घर, जहां हमें भी अधिकार होगा रूठने का। इस तरह जिंदगी का पहिया चलता जाता। इनकी दुनिया में कभी कोई आता, कभी चला जाता। अनाथालय, जहां मासूम कलियों को खिलने से पहले मसोस कर किया जाता है बड़ा। अस्पताल, अस्पताल खुलते तो गरीबों के नाम पर यहाँ तो भर्ती होने के लिए भी होना चाहिए वृद्ध हस्त सिर पर। आम लोग तो विशालकाय द्वार पर ही ठिठक जाते, रुक जाते नाम देखकर ही।
बढ़ जाते आगे, जानते हैं ना कि नहीं है पूछ इनकी यहाँ तो चढ़े हैं भाव वार्ड बॉय तक के। इसके बनाने की शुरुआती दौर में जनता वैसे हुई थी बहुत प्रसन्न, पर 4 दिन में उद्घाटन के खुल गई थी आंखें इनकी, जब धरातल पर पांव टिके थे उनके कि भाई यहाँ तो होता ही है इलाज उनका, जेबें भरी होती हैं जिनकी ठसाठस। आखिरकार एक अस्पताल बनवाने में आती है लागत कितनी? अरे मूर्खो, तुम्हारा इलाज करके खींच पाते क्या हम उतना? और वैसे भी यहाँ लगे हैं बड़े बड़े उपकरण, मशीनें विदेशों की, जिनका उपयोग होता बड़ी बड़ी बीमारियों में। अब गरीबों को भला कहाँ से होते ये रोग जिनमें जरूरत पड़ती इन उपकरणों की? बड़े लोगों को ही होती हैं बड़ी बीमारियां। गरीब को अगर बड़ी बीमारी हो जाती तो ये उसकी तकदीर का दोष है। नादान टक्कर लेने चला है उनसे, कुछ नहीं होता फिर उसका, घिसट घिसट कर मृत्यु की ओर बढ़ता जाता, वो पल पल क्षण क्षण। क्योंकि अस्पताल तो अमीरों की सैरगाह है, जहां एक मामूली सी छींक को भी उनकी समझ लिया जाता कुछ खास, और गरीबों के जानलेवा रोग को भी कर दिया जाता अनदेखा। नारी निकेतन, नारी निकेतन बनवाना तो उनकी महान उपलब्धि है, जहां नारियों को रखा जाता ताकि समाज की भेड़ियों से बचाकर महफूज रखा जा सके उनको। अंतर नारी निकेतन के नारियां बचती फिरती वहां के कर्मचारियों से। फिर यदि कोई भागने का करती प्रयास तो दे दिया जाता उसे बच्चलन पतिता का खिताब। शोषण के नित नए पहलू से वाकिफ होती नारी यहाँ भय आतंक के साये में सांस लेती और दूसरों के सामने खुश रहने का दिखावा करते करते शून्यहीन सी रहती। क्योंकि नहीं तो प्रेस वालों के जाने के बाद शुरू किया जाता फिर एक दमन चक्र। नहीं कोई आता बचाने को, पुकारती वो थक जाती। बेकसूरों की नारी निकेतन जहां का माहौल आदि है, बेकसूरों की सिसकियां सुनने का, घुटन के एहसास तले मरमर के जीती। क्योंकि बाहर से लाकर रखा था यहाँ की असमत सुरक्षित रहेगी यहाँ, पर यहाँ तो उस बात का ही कोई अर्थ नहीं है। ऊपर से नीचे तक उसको धकेला जा चुका है कीचड़ में। वे सोचती है इससे हमसे तो अच्छी है वो जो डंका बजाकर रखती हैं हौसला करने का ये सब, और कुछ तो होता है उनको स्वच्छंदता का एहसास। एक कोना उनके पास होता है अपना, पर यहाँ तो जानवरों की तरह या आदम युग की ही भांति गुजारनी पड़ेगी जिंदगी जिससे हो चुकी है घृणा, पर ढोते जाना है बोझ जिसका मौत के आगमन तक। नारी निकेतन जहां सिसक रही है जिंदगी। ये तो बात थी कुछ सफेद पोश लोगों की। शेष बचे लोगों का जीवन कट जाता है नून तेल लकड़ी की फिक्र में। उन्हें नहीं ध्यान रहता किसी बात का, पर कभी कभी मन में सुप्त इच्छा को वाणी देने के लिए कर दिए जाते कुछ नेक काम उनके द्वारा। इसके अतिरिक्त कुछ लोग लगे हैं निर्लिप्त भाव से दीन दरिद्र की सेवा में। किसी डॉक्टर ने खोला अस्पताल एक अनजान से ग्राम में, और गरीब देते दुआ जिसके हृदय से, वही होता उसका शुल्क, उसकी विद्या का उचित पुरस्कार। इसी प्रकार कोई वृद्ध अधेड़ से व्यक्ति या कोई मेधावी युवक प्रण कर बैठे हैं देश को शिक्षा की ज्योति से आलोकित करने का। वो पढ़ा रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। जब उनका कोई शिष्य प्राप्त करता किसी उच्च लक्ष्य को, आता सिर नवाए पास उनके, आंखें भर आती उनकी, होती यही उनकी पूर्ण गुरु दक्षिणा। साथ ही साथ कई लोग करते हैं बेइंतहा प्यार बच्चों से, लगे रहते हैं निरंतर प्रयास में देश के भावी नौनियाल ये फूल कहीं मुरझा ना जाए खिलने से ही पहले। उनके अथक प्रयासों से आगे बढ़ते कोमल मासूम नाजुक बच्चे जिनके हृदय में ईश्वर का वास होता है। पर आज ऐसे लोग हैं कितने? यद्यपि आवश्यकता है आज भीषण उनकी जिनको चाहत नहीं पुरस्कारों की, इनामों की, जिनके लिए कर्म करना ही लक्ष्य है प्रदान। आज हमें सबके हृदय में मानव जाति के उद्धार के लिए, भले के लिए कुछ करने की चाहत को सींचना होगा स्वयं चंदन वृक्ष बनकर मानव रूपी सर्पों को झेलते हुए अपनी शीतलता गरिमा बनाए रखना होगा। इसका उपसनार है, मैंने लिखा है मानवता, पहले भी सुना चुकी हूँ। वैसे टूट चुकी है जो मानव के ही चारित्रिक पतन के कारण, पर थाम ली है डोर जिसकी कुछ लोगों ने, तथा जिसके फलस्वरूप ले रही है सांसें वो दम तोड़ चुकने के बाद। ये थी मेरी कविता। बहुत खूब। पूरा समाज का आपने प्रियंका जी पूरा चित्रण किया है। जो 1993 में आपने लिखा था उसमें कोई भी स्थिति आज की तारीख में बदली नहीं है। हाँ, वो बहुत ही यथार्थ चित्रण, एकदम एक एक चीज का बहुत ही अच्छे से अपने सटीक किया है। चलचित्र की भांति हम लोग देख रहे हैं उस सब चीज को सामने का। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिन तथ्यों पर, जिन विषयों पर हम आज सोचते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ये परेशानियां आज की नहीं है, पुरानी है।
ये पीढ़ियों से हाँ चली सही में आ बोल रही रहा है, जो अभी तक अनवरत चलते ही आ रही है। हाँ और इसकी कोई अब कीमत नहीं है। जैसे प्रियंका जी ने मीडिया वगैरह सब्जेक्ट हो को गया ऐसे तो उठाया सब है। बात पता भी चलती है ना, पहले तो कुछ था, पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है नहीं हो हाँ, सही बस बात। बस इतना ही फर्क है पद्मा जी, बस इतना ही रहा। हाँ फर्क है कि पहले ये पता नहीं चलता था, समाज अब पता में चल जाता हाँ, है। होता समाज बहुत सब में चीज था। त्रुटियां और पहले विसंगतियां घरों में भी ये सब चीज हमेशा होता रही। था, पता नहीं चलता था। चावला से मैंने ये कुछ कह रहे पढ़ते थे समय चावला प्रियंका से। लिखी जी थी। बहुत प्रियंका सटीक जी का चीज जो है। कविता थी उसमें हर हाँ। टॉपिक को इन्होंने उठा के इलाबोरेट किया है। तो मुझे तो बहुत ऐसा फील हुआ कि जैसे एक निबंध को कविता के फॉर्म में हम्म, गाया, लयात्मक निबंध मैं कहूंगा इसे, क्योंकि इसमें हाँ। शोध भी थी और हम्म, शोध को संप्रेषित किया आपने बहुत अच्छे तरीके से। बहुत। बधाई हो प्रियंका जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। चावला सर कुछ कह रहे थे, चावला सर। मैं ये कह रहा था कि समाज में त्रुटियां और विसंगतियां हमेशा ही रहती हैं। तो जो इन्होंने उस वक्त स्टडी किया, जिसको इन्होंने चरित्र चित्रण किया समाज का, वो आजकल थोड़ा कॉमन इसलिए नजर आता है कि हम्म, आजकल सोशल मीडिया या हमारे न्यूज चैनल, हाँ, तो चीजें कॉमन है। ये त्रुटियां तो पहले ही थी, बस इन्होंने पहले उस वक्त में इसको एनालाइज किया, उस वक्त में लिखा आज से इतने साल पहले। तो ये इनकी अपनी सोच, इनके अपने एक मस्तिष्क की परिपक्वता थी। हम्म, चलिए, बहुत बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही भावात्मक कविता, और साथ ही साथ बहुत ही संदेशपूर्ण कविता। इसमें हमको बहुत सारी चीजें सुनने को मिली, समझने को मिली, और ये पता चला कि परिस्थितियां बदली नहीं है, ये पहले से होता हाँ। ही आ रहा है, जो अनवरत चलता रहेगा। अब मैं ये सीधे मेरी डायरी में लिखी, ये मेरी डायरी में लिखी हुई कविता थी, तो मैंने कहा आज इसको निकाल के पढ़ती हूँ। बहुत सारी हैं उस टाइप की। हम्म, आ, अच्छा, देखेंगे। तो अब मैं सीधे पूछ करता हूँ रामवृक्ष सर की तरफ। रामवृक्ष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, आइए और आप अपनी कविता सुनाइए। जी सर। सबसे पहले तो इस मंच पर उपस्थित तमाम साहित्यकार साथियों को सादर प्रणाम। जैसा कि मैं बड़े ध्यान से आप लोगों को सुन रहा हूँ, मैंने देखा कि आदरणीय पद्मा वर्मा जी जिस प्रकार से अपनी रचनाओं में मानवीय स्वभाव का वर्णन किया, वास्तव में सराहनीय रहा, बहुत अच्छा लगा। मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय संबंध, मानवीय स्वभाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन था आपकी रचना में। और आदरणीय प्रियंका मैम की भी रचनाओं में जिस प्रकार से देखा गया कि मानवीय सोच और मानवता को लेकर के जिस प्रकार से दोनों के विशेषताओं का वर्णन आपकी रचना में है, और मानव किस स्तर से किस स्तर तक पहुंच रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन आपकी रचनाओं में मैंने देखा। और आदरणीय आलोक सर की जो गजलें हैं, साथ साथ में चावला सर की जो गजलें हैं, ये तो वास्तव में कहीं ना कहीं मन को भी छू रहा था। हंसी भी आ रही थी, लेकिन दिल को अंदर अंदर झकझोर रही थी। बड़े ही सुंदर तरीके से आप लोगों की रचनाएं रहे सर, बहुत अच्छा लगा। और साथ में संचालक महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुनने के लिए और मुझे पढ़ने के लिए भी आमंत्रित किया। सर मैं, क्योंकि उसी क्रम में मैं भी एक छोटी सी गजल दीपक सर भी, मैंने नाम भूल गया, दीपक सर भी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम आपको भी सर। और मैं इसी गजलों के क्रम में एक छोटी सी गजल मैं भी पढ़ने का प्रयास करता हूँ। ये सीखने का स्वागत है। प्रयास है और पढ़ने का भी प्रयास प्रयास करता हूँ। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, बिंदास। छोड़ छोड़ कर कैसे जिए हम आपको, छोड़कर कैसे जिए हम आपको, मैं दिन समझता हूँ अंधेरी रात को, मैं दिन समझता हूँ अंधेरी रात को। झपते नहीं है एक पल मेरी पलक, झपते नहीं है एक पल मेरी पलक, है कहा दम रोक लूं बरसात को, छोड़कर कैसे जिए हम आपको, मैं दिन समझता हूँ अंधेरी रात को। इसको समझो ना कोई हरकत कहीं, इसको समझो ना कोई हरकत कहीं, या इश्क है मेरा कोई दौलत नहीं, या इश्क है मेरा कहीं दौलत नहीं। खासकर ये जो गजल है, ये जो रचना है, खासकर इश्क और दौलत की तुलनात्मक वर्णन है कि इश्क कहीं ना कहीं दौलत से कहीं आगे है, कहीं मूल्यवान है, बहुमूल्य है।
समझे नहीं यह दिल किसी जज्बात को, इश्क जाने ना किसी हालात को, लगता नहीं है दिल कहीं हम क्या करें, लगता नहीं है दिल कहीं हम क्या करें, अफसोस है मैं किससे कहूँ इस बात को, यह हकीकत है कोई शिरकत नहीं, यह हकीकत है कोई शिरकत नहीं, यह इश्क है मेरा कोई दौलत नहीं, यह इश्क है मेरा कोई दौलत नहीं। न चाहता जी न चाहता लाऊं सजी बारात को, न चाहता लाऊं सजी बारात को, न चाहता मैं लूं किसी सौगात को, इश्क ना गिलवा सिका को मानता, न चाहता जलसा किसी जामात को, न चाहता जलसा किसी जामात को, यह इबादत है कोई, यह इबादत है कोई नौबत नहीं, यह इश्क है मेरा कोई दौलत नहीं, यह इश्क है मेरा कोई दौलत नहीं। और इसी तुलनात्मक अध्ययन में, तुलनात्मक वर्णन में अगला है कि न मानता है यह किसी भी जात को, और कहीं ना कहीं रुपए पैसे में हम अंधे हो सकते हैं, हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, कि जो इश्क होता है वास्तव में ना तो जात न धर्म। एक कहावत भी है कि इश्क न जाने टूटी घात, इश्क नींद न जाने टूटी घात, भूख न जाने जूठी भात, और इश्क न जाने जात को जात। तो कहीं ना कहीं इस बात को ये साबित करती है पंक्तियां कि ना मानता है यह किसी भी जात को, न धर्म मजहब या किसी औकात को, इश्क हो जाए कभी अनजान से तो कहते हैं हम सफर उस साथ को, कहते हैं हम सफर उस साथ को, यह समंदर है कोई शोहरत नहीं, यह इश्क है मेरा कोई दौलत नहीं, यह इश्क है मेरा कोई दौलत नहीं। कब समझता है कोई एहसास को, कब समझता है कोई एहसास को, आसान है ना जानता विश्वास को, आसान है ना जानना विश्वास को, इश्क बड़ा गहरा जो चाहे नापना, इश्क बड़ा गहरा जो चाहे नापना, बस रोक ले अपने निकलते सांस को, यह इश्क माया की, यह इश्क माया की हकीकत है यही, यह इश्क है मेरा कोई दौलत नहीं, यह इश्क है मेरा कोई दौलत नहीं। जी, ये छोटी सी गजल लिखने का मेरा प्रयास था सर। मैंने बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास। बहुत जबरदस्त गजल, बहुत जबरदस्त। ये गागर में मैं सागर है छोटा सा सर। निवेदन कर सकता हूँ। हाँ सर प्लीज। मेरा निवेदन है कि अब अगर आमंत्रित किया जाए अमन सिन्हा जी को, अमन सिन्हा जी आए तो अपने बारे में कुछ वो सुनाए हमारे को। सर मैं बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल अमन मैं सर, जरूर आऊंगा, लेकिन अमन सर चूंकि जी सर, मैं एक छोटी सी और रचना पढ़ना चाहूंगा, हाँ हाँ यदि बिल्कुल समय सर, हो तो स्वागत है बताएं, मैं आपका। पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल सर, स्वागत आपकी है ये आपका। वाली गजल बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। पहले आपकी इस बहुत गजल पे थोड़ी सी जी बातचीत तो हो जाए। हाँ, आपने जो गजल सुनाई उसमें थोड़ी बहुत ही बातचीत तो हो जाए। खूबसूरत गजल और बहुत अच्छे अंदाज में आपने उसको पेश किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ ये मेरा पहला प्रयास था और सीख था, क्योंकि आप लोगों को देखते देखते मैं भी कुछ सीखा नहीं, और नहीं पढ़ने का सर, बहुत अच्छा प्रयास किया। कॉम्प्लीमेंट किया मैंने इस कहा गजल इधर। राम बच्चू जी की राम राम बच्चू भरत जी जी, की आपने आवाज जो बिल्कुल बहादुरी यूनिक दिखाई है। है, आपने जो हाँ बहादुरी दिखाई है, मैं तो कहूंगा कि उस बहादुरी को कायम रखिए और आगे बढ़ाते रहिए। हाँ नाम में ही आपका ये बहादुरपुरी आभार है। आदरणीय, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत धन्यवाद बढ़िया। सर। चलिए सर, आप अपनी दूसरी राम कविता बच्चू सुनाइए, जी की जो स्वागत है आपका। आवाज है ना, ये राम बच्चू जी की आवाज जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बड़ी कॉम्पेटिबल है, बड़ी अच्छी लगती है सुनने में। तो एक अलग सी आवाज धन्यवाद का सर खनक इसके सी लिए, आती है। एक ये खनक आती ठीक गाते है। है, नहीं है बहुत फिर भी बहुत गाते आभार। हुए से लगते हैं। सर आप अपनी दूसरी कविता आरंभ कीजिए सर। हाँ बिल्कुल सर, दूसरी रचना मेरी है जिसका शीर्षक है चुनावी महाभारत, क्योंकि ये वर्तमान परिदृश्य को दर्शाता है। वर्तमान में जिस प्रकार से चुनाव मानव को किस प्रकार से किस दिशा में लेकर जा रहा है, वो नेता हो या आम जनता हो, किस दिशा में चुनाव का प्रभाव किस दिशा में लोगों को लेके जा रहा है और कहाँ से इसको जोड़ने का प्रयास किया गया है, आइए रचना में देखते हैं सर। कि चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव की घोषणा हुई,
मंत्रियों की मंत्रणा हुई, नेता गांव गांव आना शुरू हुए, नेता गांव गांव आना शुरू हुए, अब नेता पांचाल जनता क्रू हुए, अब नेता पांचाल जनता क्रू हुए। कहीं चीरहरण हुआ तो कहीं गृह दहन, कहीं चीरहरण हुआ तो कहीं गृह दहन। कोई जीना चाहता था तो कोई मरना, कोई जीना चाहता था तो कोई मरना, कोई कॉलोनी के नाम पर रहने के लिए चाहता था दो टूक वतन, तो कोई चाहता था लवारिस तन ढकने के लिए 2 गज कफन, कोई चाहता था लवारिस तन ढकने के लिए 2 गज कफन। किंतु नेत्रहीन संवेदना शून्य, किंतु नेत्रहीन संवेदना शून्य, निर्मम सत्ता प्रेमी परिवारवादी धीशराज को क्या पड़ा है जनता के दर्द का, मरीजों के मर्ज का, किए गए वादे और किए गए अर्ज का, शिक्षा रोजगार का, पीड़ित परिवार का, मर रहे हैं रोज रोज कृषक बेरोजगार का। चिंता है सत्ता ना निकल जाए, कुर्सी ना खिसक जाए, जिसके लिए गृह युद्ध हो या विश्व युद्ध, अपने मरे या जनता। आगे बढ़ रहा यह अंतर मन का रथ, आगे बढ़ रहा यह अंतर मन का रथ, चल रहा था चुनावी महाभारत। इस धर्म युद्ध में बोला गया झूठ किया गया छल, बोला गया झूठ किया गया छल, भीष्म की इच्छा भर रहने का प्रण भी, तो कहीं धोखा तो कहीं मरण भी, तो कहीं धोखा तो कहीं मरण भी, कहीं धोखा तो कहीं मरण भी। जी धन्यवाद। जबरदस्त, ये भी ये एकदम भी यथार्थ चित्रण आप लोग ने किया ये है। भी एक और उम्दा कविता रही आपकी। आज तो एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि पारा जो चढ़ा है उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। हर बार हर एक नई कविता पारे को और बढ़ाती चली जा रही है। बहुत मजा आ रहा है। काव्रेश जी, आपने आज के परिवेश पर मद्देनजर रखते हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से चित्रण किया है। मतलब जी आदरिया, बहुत ही खूबसूरत। तो बहुत इस बहुत सेशन अच्छा। में इस सेशन में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी है। हमको तीसरे सेशन में जाना पड़ेगा क्योंकि अभी कम से कम 2 लोग और बाकी है अपनी रचना सुनाने के लिए। और चूंकि 10 मिनट की बाकी है तो दीपक सर, क्या आप 10 मिनट में एक कविता सुना सकेंगे ताकि हम अगले सेशन में आपको एक बार और सुन सके, या फिर मैं प्रियंका दीदी की तरफ बढ़ूं, एक कविता प्रियंका दीदी सुनाए। सर आप म्यूट हो, दीपक सर आप म्यूट हो, म्यूट हो, आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ओ हाँ ठीक है, मैं खुल एक गई। कविता सुनाता हूँ। हाँ ये वैसे मैं इसको सुनाता नहीं हूँ कभी, क्योंकि ये नीरज जी की एक कविता पे इसकी जमीन है कि अच्छा कारवां गुजर गया, तो उससे थोड़ा सा मिलता हुआ लगेगा। सुनाता हूँ, देखिएगा कैसे लगता है आपको। हाँ बिल्कुल सर, स्वागत स्वागत है स्वागत। आपका। तो अब स्वागत आपके स्वागत। सामने दीपक सर आ रहे हैं अपनी कविता रखने के लिए। जी नमस्कार सभी को। चावला सर को स्पेशली, इनसे बात नहीं हुई अभी इस सेशन में, बाकी सभी से हमारा हो गई है बात। जी, छिड़ गया था युद्ध जब रंग का बदरंग का, छिड़ गया था युद्ध जब रंग का बदरंग का, शोक का ग्रास तब बन रहा आनंद था, शोक का ग्रास तब बन रहा आनंद था, दर्पणों में आंसुओं की सेज देखते रहे, श्वेत को ग्रहण लगा श्याम दिखते रहे, श्वेत को ग्रहण लगा श्याम दिखते रहे, मेघ कब भला घुले द्वार भी तो ना खुले। देखिए किसी के मन पे दस्तक देने की बात हो रही है। मेघ कब भला घुले द्वार भी तो ना खुले, दस्तकें भी व्यर्थ थीं पदचाप भी नहीं चले, कान से बधिर के शब्द टकरा के लौटते रहे, और हम मूक के समान चीखते रहे, श्वेत को ग्रहण लगा
श्याम दिखते रहे। अभी द्रौपदी के चीर की रामप्रच जी बात कर रहे थे, भीष्म की बात कर रहे थे, मेरी कविता में भी वो प्रसंग आता है थोड़ा सा। द्रौपदी के चीर का फिर से हो रहा हरण, द्रौपदी के चीर का फिर से हो रहा हरण, चीखती रही मगर कोई न दे रहा शरण। वो द्रौपदी के चीर को निर्विघ्न खींचते रहे, अपराध था स्पष्ट पर भीष्म देखते रहे, अपराध था स्पष्ट पर भीष्म देखते रहे। बहुत खूब। जी अगला है, किस तरह चली हवा मर गई संवेदना, किस तरह चली हवा मर गई संवेदना, झूठ से रहे खड़े कितनी बड़ी विडंबना, हम भी तो डरे डरे जैसे कि मरे मरे, टिकतियां सजी मिली सिर टिका पसर गए, स्वयं ही अपनी लाश का दाह देखते रहे, स्वयं ही अपनी लाश का दाह देखते रहे, श्वेत तो दिखा नहीं श्याम दिखते रहे। अंतिम है ये उन लोगों के लिए जो समय पे अपना काम नहीं करते हैं, तो वही चीज है, थोड़ी सी कोशिश की है। इतनी देर से उठे कि स्वप्न सारे झर गए, इतनी देर से उठे कि स्वप्न सारे झर गए, आंधियों के बेग में पात से बिखर गए, फिर खड़ा पुकारता हाय तुम किधर गए, वो समय था साध का जब श्रम से तुम मुकर गए, और बस उम्मीद बाट जो होते रहे, श्वेत तो नहीं दिखा श्याम दिखते रहे, बन श्वेत को ग्रहण लगा श्याम दिखते रहे। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत बहुत ही उम्दा कविता। बिल्कुल नीरज जी बिल्कुल। को जिंदा कर दिया सर। आज आज आपने पूरा जो सुनाया है वो नीरज, बिल्कुल मैंने ऐसा लगा सुना था है। कि नीरज साहब को सुन रहा हूँ। अरे वाह, अरे बिल्कुल अरे बिल्कुल बहुत ऊंची बिल्कुल। हस्ती है भाई वो। बाई चांस मैंने बिल्कुल ये सर। कविता और आप बाई चांस मैंने नीरज सर की ये आपकी कविता कारवां कारवां निकल गया मैंने सुनी है, उन्हीं के श्रीमुख से सुनी है, यूट्यूब पे सुना है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट यू वेयर ऑलमोस्ट देयर सर, बहुत मजा आया, बहुत ही गजब। सर ऑलमोस्ट देयर बिल्कुल में सर। ये लग रहा था कि नीरज जी का दूसरा रूप है और जो अलग तरीके से सुना रहे हैं। बस इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट कहा, क्योंकि नीरज सर से तो नहीं मैच कर पाऊंगा, मैं उस लेवल नहीं पे भाई, मैं उसकी नहीं तुलना नहीं कर कर सकता, सकता, बहुत मैं अच्छा अपने आप को छोटा समझता हूँ, इसलिए मैं तुलना नहीं कर सकता। तो बहुत 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 ही सुंदर। बहुत ही बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत। तो नहीं बिल्कुल। दीपक अगर बात ये खा गए। आपके आपके रचना में सर, आपके रचना का जो साहित्यिक भाव, कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों एक से बढ़कर एक रहे हैं, और स्पष्ट भाव के साथ आपकी रचना बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सुंदर लगा। बहुत ही खूबसूरत भावपूर्ण गजल। कला पक्ष और साहित्य पक्ष आपने बिल्कुल सही कहा, साहित्य पक्ष निखार निखार पे है, और तरन्नुम में कहा गया है तो बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था सब कुछ मंच हमारा। आज तो एक से बढ़कर एक हो रहा है बात, हाँ, मजा आ गया। हाँ, आज तो अपन सब तो कुछ भाई इस सेशन में क्या बोलेंगे, इस लोगों सेशन में के अब बीच सिर्फ बैठ 2 ही के। मिनट बाकी है। हाँ पद्मा मैम, आप कुछ बोल रही थी, प्लीज, सॉरी मैंने गलती आपको टोक दिया, प्लीज कुछ बोल रहे थे हाँ, आप कुछ बोल रहे थे प्लीज। नहीं वही बोल रहे थे कि एक से एक आज सुनने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा शब्द और इतना यथार्थ चित्रण, और इनका निराल बहुत ही अच्छा लगा। नीरज के एकदम लय तो वही था, एकदम सर सब से बदले थे, लेकिन बहुत अच्छा चरण में लय में बदलने का ठीक बोलते हैं। है, तो बढ़िया। सुन के आज बहुत ही तो इस सेशन तो में सिर्फ बहुत बहुत ही दो ही मिनट बाकी है, तो मैं इस सेशन को यहाँ एंड कर रहा हूँ। और सबसे अनुरोध है कि आप लोग प्लीज फटाफट करके जुड़ जाए वापस। अभी मैं बचा हूँ, और बिल्कुल दीपक आप बचे। और दीपक सर और प्रियंका मैम से एक एक कविता और सुननी है। तो मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, हम लोग फटाफट दोबारा जुड़ते हैं। धन्यवाद।
तो चलिए, एक से बढ़कर एक कविताएं सुन के बहुत मजा आ गया। एपिसोड 12 यादगार बनने वाला है, बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिल रही है हमको। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं खुद एक को, एक एक गुस्ताखी मैं करना चाहूंगी हाँ हाँ कि इसी प्लीज। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अमन सिन्हा जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। मंच आपका है। धन्यवाद। जी बंगाल में बहुत बहुत परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, तो एक बहुत अच्छा शेर है। दो लाइनें पहले उसकी मैं सुनाऊंगा ताकि आप इसको कनेक्ट कर सके कि मैं कहाँ से इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शेर है कि जलती छत को देखने वालों, अगला नंबर आपका है। आग के पीछे बहुत सुंदर। तेज हवा है और फूस का घर आपका है। क्या बात है। कि उसके मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। और मेरे मौत पे तुम हंसते हो, अगला नंबर आपका है। क्या बात है। तो वाह, ये शेर है, बहुत क्या बात, ये बहुत मेरा बहुत नहीं है सर, सटीक, बहुत ये सटीक। मेरा शेर नहीं है। क्या ये बात। शेर किसी किसी महान लेखक का है, मुझको नाम नहीं पता उसका, लेकिन बहुत ही उम्दा शेर है ये। शायद किसी फिल्म में ये था। उसी को उसी कॉन्सेप्ट को मैंने दिमाग में रखते हुए कुछ लिखने की कोशिश की है। स्वागत। ये कहानी आप पश्चिम बंगाल की कहानी को अगर देखोगे ना, तो ये कहानी अगस्त 2024 के आसपास शुरू हुई है, जब बांग्लादेश में कुछ कुछ होना शुरू हुआ था। और वो आगे बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ तक आ चुका है। तो उसी को देख के मैंने कुछ लिखा था कि देख पड़ोस को हंसने वालों, देख पड़ोस को हंसने वालों, उस जैसा घर आपका है। मैं थोड़ा बंगाल की पृष्ठभूमि बता दूं कि आज की डेट में बंगाल में जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या जो है वो जिसको मैं पार्शलिटी नहीं करता, मैं बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं हूं, मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं। लेकिन बावजूद इसके जो अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या यहाँ पर ही इतनी ज्यादा हो बढ़ गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि आप समझ ही नहीं पाते कि यह बांग्लादेश है या पश्चिम बंगाल है। और बांग्लादेश के लोग इतने ज्यादा यहाँ आ चुके हैं, घुसपैठ कर चुके हैं, कि अब बहुत मुश्किल है ये समझना कि आप जो भारत के निवासी हो वो वाकई में भारत के निवासी हो या बांग्लादेशी। तो कुछ उसी के ऊपर लिखने की कोशिश की है कि देख पड़ोस को हंसने वालों, उस जैसा घर आपका है। बस कांटे की तार है बीच है, बस कांटे की तार बीच है, और रास्ते में घर आपका है। क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है ना, वो सिर्फ एक पतली सी कांटे की तार है और कुछ नहीं है। वहां के नजदीकी क्षेत्रों से लोग आ जाते हैं यहाँ पर ही रोज नौकरी करने, और यहाँ से नौकरी करके शाम को चले जाते हैं, ऐसा हाल है। तो आग अभी तो सरहद पार है, अभी फिक्र की बात नहीं। आग अभी तो सरहद पार है, अभी फिक्र की बात नहीं। ऐसा कहने वाले जाने, सरहद पर घर आपका है। ये सरहद पार का हाकिम घर है। किस ओर इशारा है कि सरहद पार का हाकिम घर है, जिसने आग लगाई है और दावत में चिंगारी है लाया, और अब जलना बुझना आपका है। ये चिंगारी नहीं थमा करती है सरहद के बंटवारे से, चिंगारी नहीं थमा करती है सरहद के बंटवारे से। दबाना है या हवा देना है, यह फैसला अब आपका है। अपने घर में आग लगाकर जो भाग गया घर औरों के, अपने घर में आग लगाकर जो भाग गया घर औरों के, अपने घर पर रखा उसको, जो होगा हशर वो आपका है। कि एक आवाज उठेगी फिर ये, कि जन्नत भी दोजख हो जाएगा। एक आवाज उठेगी फिर ये, जन्नत भी दोजख हो जाएगा। इस जन्नत को दोजख करने का जो जिम्मा है, वो आपका है। कि फैसले थोपने से हरदम मसले खत्म नहीं हुआ करते। फैसले थोपने से हरदम मसले खत्म नहीं हुआ करते। सुनना है या भुगतना है, अब ये फैसला आपका है।
कि राख जिसे तुम समझ रहे हो अंदर लावा छुपाए है। राख जिसे तुम समझ रहे हो अंदर लावा छुपाए है। छोड़ना है या बस छोड़ना उसको। ये छोड़ना है या है छेड़ना उसको, ये उलझन अब आपका है। ये जरा सा ये छोटी सी कविता थी, पहली बार मैंने लिखने की कोशिश की थी हमारे बंगाल के ऊपर। ये यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा मन, आपने बहुत सत्य की बहुत आंख अच्छा में किया। आंख डालकर कहने की हिम्मत की है अमन जी। ये जी सर। साहस सभी में नहीं होता। बहुत बधाई की पात्र हैं आप। सीरियसली सर अमन, बहुत बहुत अच्छा और लिखा है। और तोड़ना ये या छेड़ना ये बहुत बड़ी बात है कि उसको अगर देना है, उसको छेड़ना है तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी ना। वो तो बात बिल्कुल, है, उसको ये साहस चाहिए बोलने का। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं अभी, और अभी मुर्शिदाबाद में या दूसरी जगह पे जो हालात चल रहे हैं हमारे, हम बहुत ज्यादा इस जगह पे कलकत्ता में बैठे हुए हम काम करते हैं और हमारे ऑफिस के नीचे से एक बड़ा सा हुजूम निकल जाता है और टायर जला दिया जाता है और पुलिस खड़ी होकर वहां मुख देखती रहती है। कुछ किया नहीं जा सकता। सारा राजनीतिक विचार, देखो, राजनीतिक माहौल चल रहा है सच्चाई से। उसमें हम सच्चाई देखो देखते कुछ हुए भी मुंह घुमा के बैठे हुए कुछ कर नहीं सकते। नहीं खैर। कर हम इसलिए कह करने को सर, बहुत सकते कुछ कर हैं, सकते और हैं, तुमने मगर कहा है बहुत खूबसूरत, मतलब सच्चाई का बहुत चित्रण किया, हम्म, साथ में विकल्प दिए कि ये करें हम्म, या ये करें, ये उलझन आपकी है हाँ, या ये करना आपके हाथ में है। अब छोड़ना है चिंगारी कि लगाएं छेड़ना या उसको, ये तोड़ना उलझन है, अब आपका छेड़ना है। है। बहुत 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 सही तरीके से अपनी कविता में वर्तमान परिदृश्य को दर्शाया है तुमने, बहुत ही खूबसूरत। बहुत अमन अच्छा, सर, बहुत अच्छा। यदि मैं आपके अमन सर, मैं यदि आपके रचना के अनुसार और आपकी जो सोच इस रचना में रखी गई है, मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि वास्तव में कुछ चीजों की जिम्मेदार मानव स्वयं है। कहीं ना कहीं जो ये परिस्थितियां आई हुई है, लाई गई है, इसके जिम्मेदार स्वयं हैं। और मैं तो यही समझता हूँ कि आपकी रचना न केवल वर्णनात्मक थी, बल्कि एक सीख भी दे रही है कि हम जिस जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए उस जिम्मेदारी को ना निभाकर, बल्कि उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको ज्वलंत दिशा दे रहे हैं। और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं इसका परिणाम हमारे लिए घातक हो सकता है, और हो भी रहा है। बड़े ही सुंदर तरीके से आपकी रचना, मैं समझता हूँ, प्रेरणार्थक और सीख भी है, एक संदेश भी है लोगों के लिए। आज ये बहुत सुंदर लगा। धन्यवाद सर। और अगर आप सबकी एक अनुमति हो तो एक छोटी सी और कविता मैं सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। स्वागत स्वागत। माहौल मैंने थोड़ा सा बदल दिया है, लेकिन मैं फिर वापस उसी माहौल में वापस आना चाहूंगा। स्वागत है अमन क्योंकि जी। जी जी बिल्कुल। पहले मैं यही कविता ढूंढ रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन वो उस वक्त मिल नहीं पाया। कोई बात नहीं। तो चावला सर, आलोक सर, रामविक सर, सभी से थोड़ा तवज्जो चाहूंगा। प्रियंका दीदी, पनमा मैम, रामविक सर, सभी से थोड़ा तवज्जो चाहूंगा कि मैंने जो लिखने की कोशिश की है कि अगर वो आप तक पहुंचे तो बहुत बड़ी बात होगी। कि वेलकम मुझे, स्वागत वेलकम। स्वागत। स्वागत। धन्यवाद, कि मुझे खरीदने मेरा स्वागत। रकीब आया है। मुझे खरीदने मेरा जी। रकीब आया है। कीमत में यार की यादें लाया है। वो नहीं जानता किससे मिल रहा है। कितना नादान है कि वो नहीं जानता किससे मिल रहा है। वो एक दिल जले के पास अपनी फरियाद लाया है। वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। कि कल तलक जो मेरा था उसे अपना बताता है। कल तलक जो मेरा था उसे अपना बताता है। उसके तूने चलाया हुस्न हुआ के है? उसके हुस्न के किस्से हमको सुनाता है। कहता है उसके हाथों में गुथा हुआ है अ। कहता है उसके हाथों में गुथा हुआ है अ। नादान है, अमन को अरमान बताता है। क्या बात है, क्या बहुत बात है। बहुत सुंदर सर, बहुत मतलब सुंदर। बहुत अभी भी बहुत अभी भी पुराना वाला वो जो है प्यार, वो छुपा नहीं है। कुछ अमन जी 20 फिर से पढ़िए इसे। दशक बाकी है। ये पंक्तियां फिर से पढ़िए अमन जी। बहुत फिर से के, फिर से।
कहता है कि उसके हाथ में गुथा हुआ है कहता है उसके हाथ में गुथा हुआ है नादान है, अमन को अरमान बताता है। कहता है उसकी आंखों का रंग हरा सा है, इश्क इश्क में मेरे उसका दिल भरा सा है। कहता है उसकी आंखों का रंग हरा सा है, इश्क से मेरे उसका दिल भरा सा है। तैरता तैरना आता नहीं मगर कूद पड़ा है वो। तैरना आता नहीं मगर कूद पड़ा है वो, झील सी आंखों का असर गहरा सा है। ये रकीब की बातें हैं। बहुत सुंदर। अब उसका जवाब कि मैं गोते खाता रहा हूं जिस झील में कल तलक। मैं गोते खाता रहा हूं जिस झील में कल तलक, अमृत पीता रहा हूं जिन अधरों का कल तलक। कहा है उसने किसी को छूने नहीं दिया। कहा है उसने किसी को छूने नहीं दिया, संभाल के रखा है अपना दामन, अपने दामन को अब तक। संभाल के रखा है अपने दामन को अब बहुत तक। सुंदर। हंसना है कि रोना है कुछ समझ नहीं आता। हंसना है कि जी। रोना है कुछ समझ नहीं आता। क्या कहूँ रकीब से कुछ कह नहीं पाता। मैं जानता हूँ हाल होना है उसका भी यही। मैं जानता हूँ हाल होना है उसका भी यही। हूँ चाहता उसको रोकना मगर रोक नहीं पाता। हूँ चाहता उसे रोकना मगर रोक नहीं पाता। धन्यवाद जी। ये मेरी बहुत सुंदर। बहुत खूब। बहुत सुंदर। बस आपकी इस पूरे गजल पे एक लाइन बोलूंगा कि तू है हर जाई तो अपना भी यही सही, तू नहीं और सही और नहीं और और नहीं सही। और नहीं, सही बात है। बहुत बढ़िया बहुत सर, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत अच्छा ये मगर इस गजल पे ये है कि मेरा तो हो गया, अब तेरा अब देखना तुम्हारा बाकी है। कटेगा। तेरा देखना सही सही बाकी बोला। है। प्रियंका कुछ जी ने नहीं, बिल्कुल अमन सही जी बोला श्राप कि दे रहे हैं मेरा तो इसमें। कट गया, अब तेरा कटना हाँ, बाकी है। हाँ। अमन जी इसमें श्राप दे रहे हैं, जी। श्राप। इसमें अरे मैं दीपक साहब इनके पास बहुत पुराने पुराने प्यार भरे पड़े हैं। अभी आप इनसे सुनते ही रहेंगे आप। एक मैं तो एक उनकी किताब पढ़ के मैं तो उनकी किताब पढ़ के निढाल हो चुका हूँ। जो पहला प्यार जो है वो पहला प्यार नहीं है, इनके 50 प्यार पहले वाले हैं। अरे सर क्यों बदनाम कर रहे हो? अरे सर अभी तक आप भूल नहीं पाए उसको तो पता चल रहा है ना। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लिखता हो देखिए आपकी जो बहुत अच्छा शिकायत, मगर जो 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 आप कह बहुत रहे हो अच्छा ना। लिखा है। धन्यवाद सर। जो आप कह रहे हो ना, मैंने ये सारी जो भी कविताएं मैं लिखता हूँ, बाय बाई चांस वो कभी ना कभी मैं अपनी वाइफ को सुनाता हूँ। और अब तो बेटी मेरी बड़ी हो गई है, 15 साल की हो गई है, तो वो मेरी डायरियां उलट पलट के पढ़ती रहती है। तो ये कविता मैंने पहले भी सुनाई थी आप लोगों को। ये उसकी 2 लाइनें बताता हूँ, आप लोगों को याद भी आ जाएगा कि नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएंगे, ऐसे में भला हम भी कहाँ चैन पाएंगे। आपने ये पढ़ी होगी, अंतिम पंक्तियां यही लिखी हुई है अंतिम पढ़िए। कि ये वो एक दौर था जो गुजर गया, अब वो अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। हम अपने घर जाएंगे। हाँ, तो ये बहुत ये अच्छा पंक मगर ये जो भी है बहुत प्यारा लिखा है। और वो जो जो आ वाला जो है उससे साफ साफ झलक जाता है कि बेटा तुम संभल जाओ। जिसको तुम अमन समझ रहे हो और जिसको अरमान समझ रहे अरमान हो, समझ अमन रहे नहीं, हैं वो कुछ और है। कुछ और है। बहुत अच्छा, बहुत ये प्यारा, तो मजा आ गया। अमन और अरमान में हिंदू मुस्लिम रेट भी हो सकता है ना। से अमन। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं। अरमान तो अभी ना, अब आज के डेट में नामों को लेके आप समझ नहीं सकते कि कौन सा नाम चल रहा है, किस नाम पे है। तो नामों पे तो किया नहीं जा सकता। खैर, तो अब हम चलते हैं एक और कविता, दूसरी कविता सुनने के लिए। पहले प्रियंका मैम की तरफ और फिर एक बार दीपक सर की तरफ चलेंगे। तो प्रियंका दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपनी एक और कविता सुनाइए। और अगर इसके उपरांत समय बचा रहा तो एक मैंने और ढूंढ के निकाली है, एक और मैं सुनाऊंगा अगर समय बचा रहा। तो प्रियंका दीदी आइए, आपका हाँ, बहुत बहुत। मैं बात हुई है लखनऊ की गंगा गंगा जमनी जमनी सभ्यता की, संस्कृति की।
बात हुई है नाम पर भी सांप्रदायिक तमगे लगाने की, तो मैंने एक लिखी है, अ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वच्छंदता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वच्छंदता है हम लोग सभ्य एवं स्वतंत्र समाज के अंग। है हम लोग सभ्य एवं स्वतंत्र समाज के अंग। गया दौर कबीलाई हिंसा का, गया दौर कबीलाई हिंसा का, जहां हिंसा बदला भी जायज था, जहां हिंसा बदला भी जायज था, भावनाएं आहत करना भी। लिखे दिखाएं अपनी बात कहें, लिखे दिखाएं अपनी बात कहें कुछ इस अंदाज में कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं स्वच्छंदता का रूप न ले ले, कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं स्वच्छंदता का रूप न ले ले। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कदापि अर्थ यह नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कदापि अर्थ यह नहीं कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए, कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए। व्यंग में जब होता समावेश अश्लीलता का, व्यंग में जब होता समावेश अश्लीलता का, तब यह स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता बन जाती है, तब यह स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता बन जाती है। जरूरत है कि लक्ष्मण रेखा तय की जाए, जरूरत है कि लक्ष्मण रेखा तय की जाए। बात जुबान या कलम पे रोक की नहीं है, बात जुबान या कलम पे रोक की नहीं है। मर्यादा रखें अपनी बेबाकी पे, मर्यादा रखें अपनी बेबाकी पे। कलम की आजादी से भंग ना हो किसी की आस्था या विश्वास का, कलम की आजादी से ना हो भंग किसी की आस्था या विश्वास का। पैरा शब्दों की सीमा का हो तो शायद मनमानी रुके, पैरा शब्दों की सीमा का हो तो शायद मनमानी रुके। हर एक को लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर एक को लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कदाचित मतलब यह नहीं कि निशाना साधा जाए लगातार गहराइयों को टटोले बिना, कदाचित मतलब नहीं कि निशाना साधा जाए लगातार गहराइयों को टटोले बिना, सच को जाने बिना। रोक जरूरी है, रोक जरूरी है, हर वक्त का व्यंग लगे असहनीय। फिर कमियां कहाँ नहीं खूबियां हर एक में है, फिर कमियां कहाँ नहीं खूबियां हर एक में है। तो जरूरत है मिलजुल कर एकजुट होकर, तो जरूरत है मिलजुल कर एकजुट होकर एक ऐसा पुष्पों का गुलदस्ता बनने की, एक ऐसा पुष्पों का गुलदस्ता बनने की, जहां हो भांति भांति के कुसुम, जहां हो भांति भांति के कुसुम अपने शूलों के साथ। कुसुम शूल के साथ ही अच्छा लगता है। परंतु दंश इतना भी ना हो, परंतु दंश इतना भी ना हो कि कोई भी पुष्प मुरझा जाए, परंतु दंश इतना भी ना हो कि कोई भी पुष्प मुरझा जाए। ये थी मेरी आज के काफी लोगों ने आज की परिवेश पे बात करी है, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैंने जो लिखा बोलूं। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बढ़िया दीदी, बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत ही मीनिंगफुल अब कविता। प्रियंका जी को एक वो बोलना मैं चाहूंगा कि आप जो जिस तरीके से जो आपका जो लेखन है, मुझे कभी कभी केपी सक्सेना तो हाथ से लिखते थे, मगर शैली उनकी आपकी और उनकी बहुत कुछ मिलती जुलती है। अभी अभी आप लोग जितने लेखकों बहुत के बड़ी नाम ले रहे हैं हस्ती ना, है। मैं सबको ढूंढ ढूंढ के पढ़ने वाला हूँ। अब लगान क्या? देखी है? लगान, हाँ, लगान देखी है ना। उसकी स्क्रिप्ट उन्हीं की लिखी हुई है। अच्छा, केपी सक्सेना बहुत बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं, बहुत और बड़ा व्यंग, बहुत बड़े उनके व्यंगकार। उनके लिखे हुए व्यंग्य पे कई सारे नाटक आज भी एनएसडी के द्वारा और बहुत सारे लोगों, कलकत्ता में भी प्ले होता है, जिसमें सर ये ऐसा हो हड़प्पा हाउस सकता है भी कि एक मैंने आपने का उनको सुना पढ़ा होगा। हो, ऐसा हो सकता है हाँ, कि मैंने उनको पढ़ा हो, लेकिन उसको बिल्कुल मैं पढ़ा होगा, रिकॉल नहीं उनके कर पा आर्टिकल रहा हूँ। आते थे न्यूज़पेपर में, अरे बहुत उनके पेपर आर्टिकल में बहुत बराबर आते थे। न्यूज़पेपर में आते हैं, आपने 100% पढ़ा होगा। पढ़ा जरूर होगा, अब मगर क्या है, सब लोग आप ऑनलाइन ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हाँ पत्रिकाओं में और पत्र मतलब अखबार में और सब जगह मतलब अब तो होते ही थे, अभी का पता नहीं है कि कितना आता मुझको है। एक नहीं, मगर सर्वेश्वर दयाल जो जो सक्सेना आपकी याद जो आते हैं। शैली है उसमें केवल हास्य से नहीं है, हास्य को हटा दिया आपने, मगर जो जो व्यंग की जो व्यंग जो आपका जो व्यंग्यात्मक जो शैली है आपकी ना, और जो कटाक्ष है समाज के ऊपर या कविता में बहुत सटीक है, वो मुझे कहीं कहीं मुझे सक्सेना साहब को जोड़ देता है। वो हास्य में अपनी बात कहते थे, आप थोड़ा बिल्कुल। हास्य से हट के बहुत अच्छा लिखा, मजा आ गया। थैंक यू, शुक्रिया। सर तो मैं अब अगर मैंने मैंने खूबसूरत प्रियंका जी, एक एक चीज आपसे भी सीखने को मुझे मिलता है, बहुत अच्छा अरे सब। पद्मा जी, मैं क्या सिखाऊंगी, मैं तो मैं एक खुद ही। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पढ़ा हूँ, और अरे ये वो तो वो अलग है, हाँ वो हाँ भी हाँ, मैं नाटककार है वही कॉल ना कर सर्वेश्वर रहा अलग था, दयाल। ही नाटक। तो मैं माफी उनका चाहता हूँ नाटक है कि हवाला।
मैं माफी चाहता हूँ। मैं आप जिस सक्सेना जी के बारे में बात कर रहे हैं मैंने उनको पढ़ा नहीं है। आप कृपया मुझको नाम भेज दीजिए, मैं उनको ढूंढ के जरूर पढ़ूंगा। मुझको पढ़ना बहुत जरूरी है, मेरे लिए पढ़ना बिल्कुल, बहुत जरूरी है। मैं जरूर उनको पढ़ूंगा। तो पढ़िए अभी पढ़िए सर, बहुत। मैं दीपक सर के पास जाता हूँ। दीपक सर, आपकी एक कविता बकाया है, कृपया आप पढ़िए, हमें कविता सुनाइए। कई ऐसे कवि हैं जो मैंने भी नहीं पढ़े हैं, अभी अगर कोई नाम ले लेगा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। सर आपने मुझे पूरी तरह से नहीं पढ़ा अभी तक, मेरी कविताएं नहीं पढ़ी है आपने, पढ़ी है? आ, आपकी पढ़िए, और आपको बहुत जल्दी आपको वो पूरा एक आलेख में भेजने वाला हूँ। देखो, इस बात के लिए भी वो चाहिए साहस कि भाई मुझे नहीं पता है। अगर सब कह रहे हैं तो मान भी सकते थे कि हाँ मैंने सुना है, नहीं नहीं लेकिन आपने इस सुना? बात के लिए भी मतलब हिम्मत चाहिए कि नहीं मुझे नहीं मालूम है नहीं तो। नहीं दीदी, मैंने ना, मैं एक अपनी लाइफ में मैं एक चीज को बहुत फॉलो करता हूँ। मैं कुछ कुछ अच्छी बातें जो सुन लेता हूँ ना उसको फॉलो करता हूँ। मैंने ओशो की 2 लाइनें सुनी थी, और ये लाइन मुझको दिव्य कीर्ति सर ने की वीडियो में भी मुझको देखने को मिला था। उन्होंने 1 2 लाइनें कही थी कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, वो वो तो खैर अज्ञानता की उसको कुछ चरम नहीं गलत, सीमा मालूम। पे खड़ा है। वो तो गलत है। सबको नहीं, सब वो कुछ मालूम नहीं अज्ञानता की होता। चरम सीमा पे है। जो ये कहता है मुझको सब कुछ मालूम है, वो अज्ञानता की हम चरम सीमा हमेशा पे। सीखते हैं, हम हमेशा सीखते के और रहते अगर हैं आप ये जिंदगी भर। बात जानते हो कि आप बहुत कम जानते हो, और ये बात तहे दिल से मानते हो कि आप वास्तव में बहुत कम जानते हो, तो आपके अंदर सीखने की संभावना बहुत ज्यादा है। और जो वो चीज तो मैं है। नहीं जानता हूँ मैं उसको सहृदय मानता हूँ कि भाई मैं नहीं जानता हूँ, मैं इंसान हूँ। हम सभी इंसान हैं, और हमारे पास ज्ञान का इतना भंडार दुनिया में है कि बहुत सी चीजें हम नहीं जानते हैं। तो मैं हाँ पढ़ना ठीक है जरूर भाई, चाहता हूँ। मैंने ऐसा मत बोलो आलोक सर, प्लीज प्लीज प्लीज। दीपक नहीं नहीं, सर, आप अपनी दीप कविता सुनाइए। हाँ, दीपक साहब को सुनते। जी, एक एक्चुअली मैंने शहीद दिवस पे लिखी थी, पता नहीं मैंने आपके यहाँ अल्फाज हमारे में पढ़ी है या नहीं। एक तो वो कविता है मेरे पास, और एक आज की ही लिखी हुई है, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या करूँ। सर आज की शहीद दिवस सुनाइए वाली सर। किसी और की। जी, आज की सुनाइए सर, आज की। चलिए आज की सुनाते हैं, वो थोड़ा आज के माहौल में जुड़ भी रही है। एक शब्द होता है डिठौना, इसके बारे में बताना चाहूंगा। किसको पता है ये सब? प्रियंका जी को हो सकता पता हो शायद। ये लखनऊ कौन सा? कानपुर का शब्द है। ये डिठौना होता है जो बच्चे के गाल पे काला काजल लगा दिया जाता है, तो वो नजर से बचाता है। जी, नजर बट्टा अच्छा, नजर का जिसे कहते टीका, हैं। नजर नाम का नहीं टीका, मालूम। नजर, नहीं, नजर मुझे का टीका। नजर तो बट्टू मालूम था। वो शब्द मैंने यूज किया, नजर, लेकिन नहीं तो वो सार्थक नहीं होता, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि डिठौना या डिठौना दोनों ही कहते हैं, उसे डिठौना भी कहते हैं, डिठौना भी कहते हैं। दृष्टियां तुम पर टिकी हैं अनगिनत, दृष्टियां तुम पर टिकी हैं अनगिनत, और तुम पर है डिठौना भी नहीं, और तुम पर है डिठौना भी नहीं। पाँव के छाले भी थक कर सूखते, पाँव के छाले भी थक कर सूखते, पूछते कांटों को क्यों बीना नहीं, पूछते कांटों को क्यों बीना नहीं। ये एक्चुअली आज ही लिखी है, तो मैं सीक्वेंस उसके हिसाब से बना नहीं पाया हूँ, भाव के हिसाब से। ये शायद जब आगे पीछे करूंगा तो बन जाएगा। तो नहीं नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, आप इसी के क्रम में आगे बढ़ते रहिए। पाँव के छाले भी थक कर सूखते, पूछते कांटों को क्यों बीना नहीं। भर लिया है, भर लिया है पहेलियों के बोझ से, भर लिया है पहेलियों के बोझ से, वैसे इतना भी कठिन जीना नहीं, वैसे इतना भी कठिन जीना नहीं। एक मृदुल सा गीत हो जाएगा ये, गर सरलता का प्रवाह छीना नहीं। एक मृदुल सा गीत हो जाएगा ये, गर सरलता का प्रवाह छीना नहीं। चप्पुओं को छोड़ नौका मुक्त कर, चप्पुओं को छोड़ नौका मुक्त कर, कर दे समर्पण फिर कोई तृष्णा नहीं, कर दे समर्पण फिर कोई तृष्णा नहीं।
यदि बांसुरी में धुन न बह पाती मधुर, यदि बांसुरी में धुन न बह पाती मधुर, ना राधिका होती कभी कृष्णा नहीं, ना राधिका होती कभी कृष्णा नहीं। कोई भी आकर दस तुम्हें उपदेश दे, कोई भी आकर दस तुम्हें उपदेश दे, रखना कभी व्यक्तित्व यूं जीना नहीं, रखना कभी व्यक्तित्व यूं जीना नहीं। बुलंदियां किरदार की अनमोल हैं, बुलंदियां किरदार की अनमोल हैं, बढ़ के इनसे मोतिया मीना नहीं, बढ़ के इनसे मोतिया मीना नहीं। जब कभी अपमान होता हो गलत, जब कभी अपमान होता हो गलत, खड़े खड़े ही घूंट तब पीना नहीं, खड़े खड़े ही घूंट तब पीना नहीं। पैबंद पर पैबंद लगाना छोड़ दे, पैबंद पर पैबंद लगाना छोड़ दे, इस रिश्ते की चादर को अब सीना नहीं। दृष्टियां तुम पर टिकी हैं अनगिनत, और तुम पर है डिठाना भी नहीं। बहुत सही। धन्यवाद। बहुत ही सही, बहुत ही मजेदार सर। आपने भी बहुत ही क्या कहते हैं तरन्नुम में गाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजेदार लगा। आलोक जी दिख रहे हैं ना, मुझे असर हो गया। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं तो तरन्नुम में अपनी कोई गजल नहीं गा पाता हूँ। एक ही आज शायद मेरे एक ही बार सुनाई होगी। आज अ, पुरानी एक गजल लेकिन थी वो जो बहुत अच्छी शायद मैंने लगी। पुराने पुराने प्लेटफॉर्म पे एक बार जब सुनाई थी, वो भी तरन्नुम में, कि वो वाली जगजीत सिंह की तरह एक मैंने एक लय बनाई थी उस गजल की। उसके बाद से मेरी सारी हाँ हाँ गजलों हाँ की हाँ, ऐसी की कुछ तैसी याद हो तो गई पड़ है। रहा है, हाँ कुछ याद तो पड़ रहा है। मैं बोल नहीं, रहा आपसे कहा गया था कि आप तरन्नुम को पकड़े रहिए, था। हाँ। नहीं, लेकिन मगर मैं सत्येंद्र मेरा जी की याद आ गई इसके बाद। तरन्नुम की बात होती है, अब सत्येंद्र जी याद आ हाँ, गए। मैं वही बोलने वाला अरे था कि आज अगर सत्येंद्र जी होते तो माहौल पे और चार चांद लग जाता, बड़ा मजा आता। सत्येंद्र सर, वी आर मिसिंग यू सत्येंद्र सर, वो सब मिस कर रहे हैं आज। जी जी, ये तो मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल पहुंचेगा, वीडियो तो देखेंगे ही वो भी, मजा आएगा। 6 मिनट बाकी है सेशन में, ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो दीपक जी, आपने बहुत ही खूबसूरत गजल और बिल्कुल ही तरन्नुम में, आज तो मतलब माहौल समा पे समा सब लोग बांधे जा रहे हैं। बहुत ही हाँ खूबसूरत आज का सेशन चला है, बहुत ही बहुत सुंदर। मजेदार। और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मजा आ गया, इस बहुत सेशन में मजा अब आया। 5 मिनट ही बाकी है, बहुत ही तो खूबसूरत, एक इसका से एक लोग करे जा रहे हैं, सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे दीपक साहब को तुम लोग फॉलो करो भाई अपन, अरे मैं इनको करता हूँ ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इनके बहुत बहुत सारे रील्स और आपको वो दिखाई पड़ेंगे। सर। आप मुझको अपने साथ कहीं जोड़ लो, मैं भी किसी प्लेटफॉर्म पे आ सकूं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप आजकल छा रहे हो सर, मजा आ गया देख के। अच्छा मैं हाँ 6 मिनट ही बाकी, तो मैं एक छोटी सी और एक कविता सुना दूं, फिर ये जी, अमन जी, बिल्कुल यही बिल्कुल। मैं कहने वाला था कि अमन जी को सुनते हैं। ये देखिए मैं लिखता हूँ, देखिए इस तरह से लिखता हूँ। मेरा डायरी, ये देखो डायरी भरी पड़ी रहती है, वो ब्लर हो गया, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ब्लर कर देता ही है जो। आप लड़ कोई नहीं, सुनाइए अमन जी, डायरी आपसे जब मिलेंगे तब देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वागत स्वागत। मैं नाम नहीं दिया है अभी तक। कविता कविता शुरू होती है कि जब से उसने आना जाना छोड़ दिया, जब से उसने आना जाना छोड़ दिया, दिल ने भी तब से धड़कना छोड़ दिया। सारी बातें अब तो बेमानी लगती है, ये सारी बातें अब तो बेमानी लगती है। हमने तो अब ख्वाब भी देखना छोड़ दिया, कि खूब रुलाया आंखों को उसकी यादों ने, खूब रुलाया आंखों को उसकी यादों ने, बहुत सताया दिल को कड़वी बातों ने।
कि तह तक जाते जाते हमको देर लगी, तह तक जाते जाते हमको देर लगी, और तह तक जाकर परत हटाना छोड़ दी। ये क्या कहे कि कहने को कुछ रहा नहीं, क्या कहे कि कहने को कुछ रहा नहीं, ऐसे भटके राह से कि घर फिर मिला नहीं। हमने छोड़ी दुनिया जिसकी ख्वाहिश में, हमने छोड़ी दुनिया जिसकी ख्वाहिश में, उसने दुनिया की खातिर हमको छोड़ दिया। कि सब कुछ तो था पास हमारे जब वो आया था, कि सब कुछ तो था पास हमारे जब वो आया था, उसने हमको जाने क्या रंग दिखलाया था। कि उसकी महफिल का मेहमान बन जाने को, उसकी महफिल का मेहमान बन जाने को, सजा सजाया अपना जलसा छोड़ दिया। कि अब किसी भी हार पे दिल ना दुखता है, अब किसी भी हार पे दिल ना दुखता है, चैन किसी भी जीत पर कहाँ अब मिलता है। कि हम जान चुके हैं इससे ऊपर उठना होगा, हम जान चुके हैं कि इससे ऊपर उठना होगा, बस इसी समझ में बैराग से नाता जोड़ लिया, बस इसी समझ में बैराग से नाता जोड़। धन्यवाद क्या जी। बात, बहुत बहुत खूब। मगर अभी बैरागी मत बनना, बट नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। ये दोनों कविताएं अमन जी ने कंट्रास्ट पढ़ी हैं। पहले वाले में श्राप दे रहे थे, धमकी दे रहे थे, और इसमें ये पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल अलग ही स्थिति में विरोधाभास, हाँ, विरोधाभास है। बिल्कुल अपोजिट है। दो अलग अलग सुबह ध्रुव है शाम हो सर, गई, सुबह दो और अलग शाम अलग हो ध्रुव गया। है। हाँ जी, बहुत खूबसूरत बहुत थी अच्छा ये लगा। वाली, बहुत मैं बढ़िया। कोशिश करता हूँ, कभी भी जब भी लिखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी एक ही तरीके की कविता ना लिखूं। मैं हर नहीं, एक चीज बहुत को अच्छा छूने है, की, हाँ, मैं हर एक बहुत चीज को अच्छा है, छूने की कोशिश करता हूँ। बहुत जिंदगी अच्छा किताब प्रयोगों है। का नाम है, प्रयोग करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही। और और नहीं, मुझसे मैंने भी जो लोग पूछते हैं कि आप किस उसमें लिखते हैं, श्रृंगार में, वीर रस का, तो मैं कहता हूँ मेरा फिक्स नहीं है, जो बिल्कुल जो सही। ऊपर से आ जाता है वो लिख देता हूँ। हाँ, जिस समय जो मैं ना परिस्थिति बन मैं जाती है, जो मैं ना दिमाग में मैं हलचल मचा मैं जाए, वो आपको लिख दिया जाता है। मैं आपको सभी मतलब बता सकता हूँ कि मैंने अभी तक एक वीर रस की एक कविता तक नहीं लिखी है। लिखना भी चाहा था, 4 छंद के बाद बना ही नहीं। हमने कहा ये हाँ, वीर रस, और हास्य से मैंने अपनी शुरुआत की थी मैं ना लिखने की। दीदी को याद होगा स्टोरी मिरर में जब अपने मिले थे, तो मुझको एक बार किसी ने पूछा कि आपकी विधा क्या है, क्या विधा है, आप किस विधा में लिखते हैं। और मैंने हाथ जोड़ के कहा था कि देखिए, आप मुझसे विधा पूछेंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नादान हूँ इस बारे में। मैं जो मन में आता है, जो शब्द मेरे पास होते हैं, उससे लिख देता हूँ। ना विधा की पहचान है, ना उसके ऊपर लिख सकता हूँ। और सच में अगर मैं सोच के लिखूँ ना कि मैं मुझको किसी विधा में लिखना है, तो फिर मैं आउट ऑफ ट्रैक हो जाऊंगा, मैं लिख ही नहीं पाऊंगा नहीं, फिर वो कभी। होता क्या है कि सोच विधा पे नहीं जाती, सोच उस पे जाती है, परिस्थिति ओके। पर, किस पर लिख रहे हैं, हाँ, भाव भाव पे पर। जाती है। परिस्थितियों और पे जाती उसके है। हिसाब से बन जाती है। अब वो व्यंग बने, हास्य व्यंग बने, या फिर वीर रस पे भी लिखी है मैंने, लेकिन कुछ कैसा भी बन सकता है। हाँ, अ, ज्यादातर हास्य नहीं लिख प्रहार पाया की आज तक लिखी है, मैंने। एक एक पॉलिटिकल हास्य सटायर लिखी है और है, मैंने भी। वो मैं मैंने अगले हफ्ते सुनाऊंगा जब मौका मिलेगा। अभी तो एक मैं पॉलिटिकल सटायर आज और। आज सुबह ही हमारे घर में भी परिस्थितियां बन गई थी हास्य की, तो मैंने कहा मैं इस पे तो अच्छा, जरूर तो लिखूंगी। ये सेशन तो कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए मैं पहले सबको नमस्कार कर लेता हूँ, क्योंकि बात करते करते ही खत्म हो जाएगा ये सेशन। तो बहुत अच्छा रहा ये अल्फाज हमने का 12 एपिसोड, एकदम सुपर हिट रहा, जबरदस्त रहा, शानदार रहा। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही हम लोग और भी एपिसोड बनाते रहेंगे। ठीक है। बिल्कुल। और इसके बाद की जो बात होगा वो मैं एडिट कर दूंगा, क्योंकि अभी 2-4 सेकंड ही बाकी है। तो मजेदार बात रहा। दीदी, आप कुछ बोल रहे थे, जो कुछ बोलना है 2-4 सेकंड में बोल दीजिए। कट कर दो ना उसको, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। नहीं, रिकॉर्डिंग वो ऑफ मैं ये करने की 4 जरूरत सेकंड है। की केवल